एज मैंशन। लवी की एंट्री होते ही डीजे पर संग प्ले हुआ। मेरी नींदें है फरार, तेरे संग मेरे यार, तूने की जो मेरे साथ शरारत। हाँ काजल की से ही लेके आंखों के चिराग से कैसे मैं बताऊं तुझको सौ सौ रतिया जाग के अखियों ने लिखे लव लेटर। लवी का डांस कंप्लीट होते ही सभी ने उसके लिए क्लैप किया और लवी स्टेज से नीचे आ सीधे अदीप की गोद में जा कूदी। वही अदीप जो कब से अपने सभी दोस्तों के साथ बैठा अंबिका को देख रहा था, जो बाकी लड़कियों के साथ बैठी उनसे बातें करने में बिजी थी, और अभी तक उनमें से किसी ने एक बार भी मुड़कर लड़कों को नहीं देखा, जिससे उनकी नाराजगी का पता लगाया जा सकता था कि वह इस समय अपने अपने होने वाले पतियों से कितना नाराज थी। लड़के उनकी नाराजगी बर्दाश्त कर लेते पर उन्हें सच्चाई नहीं बता सकते थे कि आखिर उनके लेट आने की वजह क्या थी। इन्हीं सब में एक बार फिर वहां की लाइट्स ऑफ हुई, लेकिन जल्दी ही आ भी गई, और इस बार स्टेज पर सभी की नजरें जाते ही सभी हैरान थे, क्योंकि इस कपल को किसी ने इमेजिन ही नहीं किया था। तभी संग प्ले हुआ। तेरे हाथों में पहन के चूड़िया हो चूड़िया, तेरे हाथों में पहना के चूड़िया, के मौज बंजारा ले गया हाय, के मौज बंजारा ले गया। लड़के की लाइन खत्म होते ही लड़की ने गाया, तूने ने दिल तक तो मेरा ले लिया, हो तूने दिल तक तो मेरा ले लिया, कि वो क्या बेचारा ले गया, हो कि वो क्या बेचारा ले गया। कुछ देर की हैरानी के बाद सभी ने खुश हो गए, खासकर सुमित जी ने, रियांश, कार्तिक, राज और अभिषेक ने न जाने कितनी ही सिटियां बजाकर जोर से हूटिंग की, क्योंकि सामने स्टेज पर दादाजी दादी के साथ थे। घर के बाकी सब भी उन्हें अचानक स्टेज पर देख सरप्राइज थे। परफॉर्मेंस खत्म कर दोनों अपनी जगह आकर बैठ गए। उनके आने के बाद बाकी सब ने भी अपने अपने संग पर परफॉर्म किया, जहां सभी अपना अपना परफॉर्मेंस दे रहे थे। वही लड़कियां एक एक कर वहां से चली गई, और लड़के उन्हें ढूंढने के लिए उनके पीछे लड़के लड़कियों को ढूंढ कर थक चुके थे, लेकिन लड़कियां उन्हें कहीं नहीं मिली, और इधर सभी का परफॉर्मेंस खत्म हो चुका था। संगीत खत्म हो गया और लोगों ने वहां से जाना शुरू किया ही था कि तभी अचानक से फिर म्यूजिक स्टार्ट हुआ, लेकिन इस बार थोड़ा तेज आवाज में, और संग की रिदम सुन सभी लड़के भागकर जल्दी से स्टेज के सामने आए, और स्टेज पर खड़े इंसान को देख सभी हैरान थे, क्योंकि उस इंसान को यहां किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। राय बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी, होश उड़ाने वाली शोख नजर के जो तू पैच लड़ाने जाएगी। रायबरेली में तो बीच बाजारी जब हुसैन दिखाने जाएगी, होश उड़ने वाले शोख नजर के जो तू पैच लड़ाने लगाने जाएगी। हो पहन के इतना जेवर गहना, तेज हवा से बच के रहना, गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा रे। हाय झुमका ओए झुमका, हाय झुमका झुमका। लड़के की लाइन पूरी होते ही वोट झुमका लड़की की आवाज के साथ वहां और एंट्री होती है, और सभी की नजर खुद ब खुद अपने बगल में खड़े अदीप पर जा टिकी, जिसे देखकर कोई भी समझ जाता कि वह आज पहली बार अंबिका को लेकर कितना जेलस था। सामने स्टेज पर अथर्व था, जो अंबिका के साथ स्टाइल में अपने डांस स्टेप कर रहा था, और उसे अंबिका के साथ देख जहां एक तरफ लड़कियां खुश हो उन्हें चेयर उप कर रही थी, वही लड़के मुंह बनाकर स्टेज पर देख रहे थे, क्योंकि सामने वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि अदीप के कॉलेज का बेस्ट फ्रेंड अथर्व था। जी हाँ, ये वही अथर्व है जिसकी पार्टी में अंबिका शमिता की वजह से स्विंग पूल में गिरी थी, और उसने अपने गिरने का जिम्मेदार अदीप को समझ उसे थप्पड़ मारा था। अदीप अपने ख्यालों से गाने की रिदम से बाहर आता है, और अपने कदम स्टेज से थोड़ा दूर पर सामने बने बार एरिया की ओर बढ़ा देता है। उसे वहां से जाते देख बाकी सब भी उसके पीछे चल पड़ते हैं। अदीप बार काउंटर के पास जा वहां खड़े बारटेंडर से एक स्ट्रांग ड्रिंक बनाने को कहता है। बारटेंडर उसे उसका मांगा हुआ ड्रिंक देता है, जिसे अदीप एक सांस में ही अपने गले से उतार लेता है।
उसकी सिचुएशन वहां खड़े बाकी सब भी समझ रहे थे, क्योंकि उनकी हालत भी अधीब से कम नहीं थी। तभी अयान ने अपने हाथ में पकड़े विस्की के ग्लास को सेक करते हुए कहा, आखिर ये डांसिंग दुम का बिल्ला है कौन? अयान के पूछने पर अमन ने उसे अथर्व की पार्टी में हुआ सारा वाक्य कह सुनाया और साथ ही ये भी बताया कि उस दिन के बाद अथर्व शिफ्ट हो गया और उनमें से किसी का उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं रहा, बल्कि उस दिन के बाद वह लोग आज अथर्व से मिल रहे हैं। अमन की बात सुन अयान ने कहा, तो फिर क्या ये यहाँ बिन बुलाया बाराती है? तभी रियांश ने अपनी चुप्पी तोड़ स्टेज पर डांस कर रहे अथर्व को घूरते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता, ये एक नंबर का प्लाई बॉय भी है साला, कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है। एक टाइम ये अंबिका, माहिरा और दिव्या के पीछे भी था, लेकिन वो तीनों हमसे कनेक्टेड होने से इसने कभी उन पर ट्राई नहीं किया। तभी सबकी नज़र फिर से स्टेज पर गई। वोट झुमका, वोट झुमका, शक्ल से जितना नेक है तू कसम से उतना फेक है, तू पड़ गया क्यों गले दुम छल्ले की तरह। ये लाइन अंबिका ने अधीब को देखते हुए गाई। अंबिका का ये इशारा सभी को बखूबी समझ आ गया। वही अधीब ने मुंह बनाकर कहा, मैं दुम छल्ला। तभी माहिरा अगली लाइन गाते हुए स्टेज पर आई। हाय चिपक के सेल्लो टेप जैसा, लगा हुआ है चेप जैसा, ना किसी काम का निठल्ले की तरह। माहिरा के निठल्ला बोलते ही रियांश के पीछे खड़े रुद्र की अचानक हंसी छुट गई। रुद्र ने अपने मुंह पर हाथ रखा और रियांश से दूरी बनाते हुए कहा, अच्छा हुआ बॉस ने नहीं देखा, नहीं तो इनकी शादी के दिन मेरी नौकरी का डिवोर्स हो जाता। इसी के साथ शुभी, दिव्या और स्वकीर्ति भी स्टेज पर आ गई, जिन्होंने एक एक कर गाया। बस ढूंढ रहा है मौका, खुल के मारेगा चौका, बाई चांस किसी लड़की का जहां झुमका गिरा रे। वोट झुमका, वोट झुमका। वही अपने पास 5 खूबसूरत लड़कियों के साथ अथर्व कहाँ पीछे रहने वालों में से था। वो भी खुलकर सभी के साथ एक एक कर डांस कर रहा था। वही स्टेज से नीचे खड़े लड़के कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय जेलस होने के, पर उन्होंने लड़कियों के डांस खत्म होने तक इंतजार करना ठीक समझा और कुछ ही देर में वो हुआ भी। अब लड़के लड़कियों के नीचे आने का इंतजार करने लगे, लेकिन ये क्या, डांस खत्म होते ही दूसरा संग प्ले हुआ। सभी लड़कियों ने एक साथ मिलकर फिर से डांस शुरू किया। कानों में एक दिल की बात सुनावानी, तेनू हंसदा देख दे जगनू मैं भूल जावानी, दस्ते कित्ते गल तेनू समझावानी, तो अब तू चढ़ दे जो है तेरे नाल, नखरे क्यों कर दी मैनू जचदा नहीं, किन सवाल कर दी ऐना मैं सुनता नहीं, होर दस किन्नी तारीफा चाहदी है तेनू, होर दस किन्नी तारीफा चाहदी है तेनू। इसके साथ संग चेंज होता है। हो एक तेरे संग यारा आंख लड़ने लगी, आंख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी, हो तेरे संग यारा आंख लड़ने लगी, आंख लड़ लड़ के आगे बढ़ने लगी, हो तेरे दिल के इशारे ये तो पढ़ने लगी, हो मुंडा जिद पे अड़ा, हो तेरे पीछे पड़ा, हो मुंडा जिद पे अड़ा तेरे पीछे पड़ा, मेरे नाल खल्ले जरा, दिल देना दिल लेना, दिल देना दिल लेना है, सौदा खरा खरा है सौदा खरा खरा। लड़कियों का अथर्व के साथ इस तरह का बॉन्ड देख लड़के अब बुरी तरह अथर्व से खार खा चुके थे और उनका मन कर रहा था कि वह अभी अथर्व को पकड़कर स्टेज से नीचे पटके और उसे खूब मारे। तभी राज ने अचानक सवाल किया, आखिर इस कमीने चिपकू को यहाँ बुलाया किसने? उसके ये बोलते ही सभी ने एक दूसरे को देखा, बस अधीब को छोड़कर, और उसको चुप देख अमन ने कहा, अच्छा तो इस खाजेले केकड़े को तूने ही बुलाया है। अब बुलाया है तो भुगत, और तेरे साथ हम भी भुगतेंगे आखिर है तो सभी सहेलियां ही जिन्होंने हमारी लगा दी। उसके ये बोलते ही अधीब ने गुस्से से अमन को घूर कर कहा, बस बहुत हुआ। उसके ये कहते ही एक बार फिर संग चेंज हुआ। हो बन्नो टशन तेरा अति फैंटेस्टिक। सोशल मीडिया पे हुगम चलाए, फोन पे बातें करे अपने लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड पे मेहंदी लगाए। इस संग पर अथर्व के एक्सप्रेशन देख सभी का खून खोल गया, अब उनके बर्दाश्त के बाहर हो गई।
लेकिन लड़कियां इन सब से अनजान बस अपने डांस में मस्त थी। होए बन्नो टशन तेरा अति फैंटेस्टिक। सोशल मीडिया पे हुक्म चलाए, फोन पे बातें करे अपने लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड पे मेहंदी लगाए। बॉयफ्रेंड की तुझे कोई फिक्र नहीं, पहली डेट पे कहे ओके बाय। देवदास की तरह अफसोस वो करे तो तू हंस के इनोसेंट सी शक्ल बनाए। क्यूटी पाए आए हाय क्यूटी पाए। इसी के साथ फिर एक बार संग बदल गया। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने के नकर तू मनमानी। सुनो कल रात की कहानी, पीली रेड वाइन मैंने पुरानी, लाख रोका था यारों ने के नकर तू मनमानी। मिली मुझे एक अप्सरा, केद दी मेरे कौन आ जरा, मुझको ये तू बता, क्या तेरा दिल है लापता। दिल चोरी साडा हो गया, ओए की करिए नैनों में किसी के खो गया, ओए की करिए। वही इस संग पर अथर्व के डांस स्टेंट देख अमन ने उसे गाली देते हुए कहा, ये साला कमीना हमारी जली पर नामक छिड़क कर हमारी होने वाली बीबियों के साथ हमारे जख्मों पर नाच रहा है। इसे तो बस एक बार नीचे आने दे, फिर इसे तो मैं कत्थक करवाऊंगा। अमन की बात पर राज ने कहा म्यूजिक मैं प्ले करूंगा। तभी रियांश ने कहा घुंघरू मैं बंधूंगा। लड़कों में अभी बातें हो ही रही थी कि तभी अचानक से उन्हें अपने कंधों पर किसी का हाथ महसूस हुआ, जिससे सभी की सांसें अटक गई। सभी ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा और अपने सामने खड़े इंसान को देख सभी एक दूसरे को देखने लगे। और रियांश ने अजीब तरह से हंसते हुए कहा, डेड आप यहाँ। सोमित जी ने रियांश और अधीप को देखते हुए कहा, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम दोनों मेरी होने वाली बहुओं को किसी और के साथ अकेले छोड़कर यहाँ कर क्या रहे हो। उनकी बात सुन रियांश ने अपना सिर झुका लिया। उसे ऐसे करता देख सोमित जी ने कहा, क्या तुम दोनों मेरे ही बेटे हो, पर तुम्हारी हरकतें मुझसे बिल्कुल नहीं मिलती। मैं अपने टाइम में तुम दोनों जैसा तो बिल्कुल नहीं था और आज भी नहीं हूं। अगर अगले आधे घंटे में मेरी बहुएं नहीं मानी तो भूल जाओ कि शादी के बाद मेरी बहुओं की विदाई होंगी। अपने डेड की बात सुन अधीप और रियांश ने हैरानी से पहले अपने डेड फिर एक दूसरे को देखा। तभी उनके कानों में वीरजी की आवाज आई जो अयान को ही घूर रहे थे। उन्होंने अयान को देखते हुए कहा, हमारी सीधी सादी बहू ऐसी नहीं है कि वो बेवजह आपसे नाराज हो। जरूर आपने ही कुछ किया होगा जिससे वह नाराज हो गई है। अब आप उनके पैर पकड़ो या सिर मारो, आपको चाहे जो करना है करो, लेकिन यहां से जाने से पहले हमारी बहू की नाराजगी दूर हो जानी चाहिए। वीरजी की बात पूरी होते ही राज के डैड ने ऊपर भड़कते हुए कहा, अब तुम्हें क्या अलग से कहना होगा। जाकर मेरी बहू से माफी मांगने को शुक्र मनाओ। मेरी समझदार बहू ने तुम जैसे गधे से शादी के लिए हाँ कि इससे पहले मेरी समझदार बहू अपने लिए अपने जैसा कोई समझदार ढूंढकर उससे शादी करे। जाओ जाकर उससे माफी मांग लो। वही अमन के डैड जैसे ही मुड़े तो उन्हें अमन वहां कहीं भी दिखाई ही नहीं दिया। एज मेंशन अपने बेटों के जाते ही सभी एक दूसरे को देख मुस्कुराए। तभी एक रोबदार आवाज से सभी ठिठक गए और किसी में भी पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत ही कहाँ थी। कुछ देर ऐसे ही खड़े रहने के बाद उन सभी को किसी के भारी कदमों की आवाज अपने कानों में सुनाई दी जो धीरे धीरे कर आगे ही आ रहे थे। जब सबने उस शख्स को देखा तो उन्होंने जल्दी से अपने हाथ बांध सिर झुका लिए। तभी वह शख्स चलकर आगे आए और उसने एक नज़र अपने सामने खड़े उन 4 लोगों को देखा और एक गहरी सांस छोड़ फिर से अपनी रोबदार आवाज में कहा, हूं सोमित तो तुम्हारे बेटे तुम पर बिल्कुल नहीं गए। अपनी जवानी में तुम अपने बेटों से अलग थे। हूं ऐसा ही कुछ कहा था ना तुमने हमारे दोनों पोतों से। क्या हम तुम्हें बताए कि तुम कितने अच्छे थे। फिर वीरजी की ओर देख बोले, क्या तुम ये कहना चाहते थे कि हमारा होने वाला दामाद सिर्फ गलतियां ही करता है। क्या आपने कभी कोई गलती नहीं की। ये कहते हुए वह राज के डैड के सामने खड़े थे और उन्हें देख कहा, गधा हूं। क्या तुम मान रहे हो कि राज की हरकतें बिल्कुल तुम्हारे जैसी है।
हाँ, मुझे अभी भी याद है जब तुम अपनी सुहागरात को शराब के नशे में धुत हो गांव में अपने घर के पीछे बने भैंस के तबेले में जाकर सो गए थे और सब गांव वाले तुम्हें रात भर ये सोचकर ढूंढ रहे थे कि कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं हो। राज की माँ को तो ये बात पता भी नहीं है, तो आगे से सोच समझकर धमकी देना। अब चलो, घर चलने का समय हो गया। बच्चे बाद में आ जाएंगे, कल हमें बहुत काम भी है। ये बोल वे चले गए और उनके जाते ही अमन के डेढ़ ने की हंसी जो उन्होंने कब से दबाई थी वे छुट गई और इसी के साथ सोमित और वीरजी भी हंसने लगे, क्योंकि राज के डेढ़ की ये बात अभी तक किसी को नहीं पता थी। बस दादाजी को छोड़कर वही अपने दोस्तों को अपने ऊपर हंसते देख राज के डेढ़ को शर्मिंदगी महसूस हुई। फिर कुछ देर बाद उन्होंने हंसने हुए कहा, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये बात ऐसे सामने आएगी। क्या करता, वह उम्र ही ऐसी थी जहां शायद हम सभी ने कुछ न कुछ गलतियां की है। उन्हें हंसते देख और उनकी बात सुन बाकी सब ने भी हंसते हुए हाँ में सिर हिलाया और वीरजी ने कहा, हाँ क्या करे, जवानी का जोश था, लेकिन वक्त कितनी जल्दी गुजरा। कल तक हम जवान थे, आज हमारे बच्चों की शादी हो रही है। फिर सोमित जी की ओर देख कहा, और आपका तो प्रमोशन भी हो गया, डेढ़ से दादाजी बन गए। उनकी बात पर सोमित जी ने कहा, हाँ दादाजी बनाने की खुशी अलग ही है। वे सब बातें करते हुए स्टेज के पास आ गए। वही स्टेज पर अथर्व के साथ डांस कर रही लड़कियां अपने में ही मस्त थी जब अचानक से म्यूजिक बंद हो गया और वहां की लाइट भी डिम हो गई। लड़कियों ने डीजे की ओर देख कहा, अब क्या हुआ, म्यूजिक बंद क्यों किया? उनके ये बोलते ही अचानक स्टेज की हल्की रोशनी में किसी ने स्वकीर्ति को उसकी कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचा, जिसका उसे पता नहीं था, और उस शख्स के खींचने से स्वकीर्ति संभल न सकी और उसके होंठ उस शख्स के होंठों से जा लगे। साफ शब्दों में कहे तो दोनों में एक्साइडेंटली किस हो गया। अचानक हुई इस किस से स्वकीर्ति अपनी जगह जम गई, लेकिन जल्दी ही होश में आ भी गई जब वह उस शख्स को खुद से दूर करने के लिए अपने हाथ उसके सीने पर रखे। तभी उस शख्स ने स्वकीर्ति को अपने और करीब कर उस एक्साइडेंटल किस को पैशनेट किस में बदल दिया, लेकिन स्वकीर्ति लगातार उसे खुद से दूर करने लगी। तभी उस शख्स ने किस ब्रेक किया और स्वकीर्ति को छोड़े बिना ही अपनी धीमी आवाज में फुसफुसाते हुए कहा, मैं हूं। जब स्वकीर्ति के कानों में ये आवाज गई तो उसने स्ट्रगल करना बंद कर दिया। तभी उसकी डीम लाइट में एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले हुआ और शुभी का हाथ पकड़ किसी ने उसको एकदम से घुमाया, जिसके लिए शुभी तैयार नहीं थी, और वह उस शख्स की बाहों में जा गिरी। उसकी आंखें उस डिम लाइट में उस शख्स की आंखों से जा मिली। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। वही दिव्या को किसी ने पीछे से हग कर अपने होंठ उसकी नेक पर रख उसकी नेक को चूम कर अपनी धीमी आवाज कहा, जिसे सिर्फ दिव्या ही सुन सकती थी, सॉरी बेबी, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा, बस तुम नाराज मत हुआ करो। वही माहिरा भी अपने सामने खड़े रियांश को बस देखे जा रही थी। वह आज बहुत हैंडसम लग रहा था, माना माहिरा उसे तब से इग्नोर कर रही थी, लेकिन ये सच भी था कि वह नजर बचाकर उसे देख भी रही थी। तभी रियांश ने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला, तभी माहिरा ने अपना हाथ उसके होठों पर रख कहा, सॉरी मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई थी। और माहिरा के मुंह से आगे से सॉरी सुन रियांश को तो यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जो कुछ देर पहले तक उससे गुस्सा थी। लेकिन रियांश ने भी अब देर नहीं की और जल्दी से माहिरा को अपनी बाहों में भरकर कहा, नहीं जान, आई एम सॉरी। वही अदीप ने जैसे ही अपना हाथ अंबिका की कमर में डाला, तभी डीजे पर एक रोमांटिक सॉन्ग प्ले हुआ और अदीप ने बिना देर किए अंबिका को अपनी ओर टर्न कर उसके साथ कपल डांस शुरू कर दिया। और अंबिका, जिसका गुस्सा कुछ देर पहले तक संभाले नहीं संभल रहा था और गुस्से में न जाने वह क्या क्या बड़बड़ाए जा रही थी, लेकिन अब उसका गुस्सा और उसकी बातें दोनों ही जाने कहाँ गायब हो चुके थे। वही अथर्व सभी को कपल डांस करते देख स्टेज से नीचे उतर ड्रिंक काउंटर की ओर बढ़ गया, जहां कुछ देर पहले तक सभी लड़के बैठे हुए थे। अथर्व ने बारटेंडर से ड्रिंक ली और उसका शिप लेते हुए स्टेज की ओर देख खुद से कहा, साले कैसे दोस्त है, मैंने इन्हें इतना जेलस किया।
कि ये अपनी अपनी बीबियों के साथ डांस करे, लेकिन कोई नहीं आया। ऊपर से साले सब के सब मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मुझे आंखों से ही भूंजकर भस्म कर देंगे। पता नहीं इन्हें लड़कियां मिल कैसे गई। लड़कियों के मामले में सब के सब ढक्कन है। अच्छा हुआ अंकल ने जाकर बात संभाली, नहीं तो आज ये मेरा पता नहीं क्या करते। वैसे खतरा अभी टला नहीं है। वही घर के सभी बड़े अब वहां से धीरे धीरे कर जाने लगे। दादाजी दोनों दादी और रविश दादाजी के साथ सिंघानिया पैलेस के लिए निकल गए और उनके पीछे बाकी सब अपनी अपनी पत्नियों को ले वहां से चले गए। अब वहां बस लड़की वाले और लड़के ही रुके थे, जिसमें से बड़े भी बच्चों को ले मेंशन के अंदर चले गए। अथर्व की नजरें स्टेज पर डांस कर रहे सभी खूबसूरत कपल पर थी और उसकी नजरें सभी से होते हुए अधीप और अंबिका पर जा टिकी। कुछ देर दोनों को गौर से देखने के बाद उसने अपनी ड्रिंक का सीप ले कुछ सोचकर अजीब तरह से मुस्कुराया। फिर एक सांस में अपना ड्रिंक खत्म कर ग्लास काउंटर पर रख एकदम से पलट कर बिना पीछे मुड़े वहां से अपनी कार में बैठ निकल गया। एज मेंशन, अधीप के हाथ अंबिका की कमर में थे। वही अंबिका अपने दोनों हाथ अधीप के गले में डाले अपने डांस स्टेप कर रहे थे और बाकी सब भी एक दूसरे में खोए हुए थी। तभी अंबिका ने अपने हाथ अधीप के नेक से निकाल उसके सीने पर रख अचानक उसे खुद से दूर झटका और बिना पीछे मुंडे वहां से चली गई। उसे वहां से ज्यादा देखा बाकी सब लड़कियां भी उसके पीछे निकलकर मेंशन के अंदर चली गई। कुछ देर तक तो लड़कों को उनका बिहेवियर को समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ आया तो वह जल्दी से उन लड़कियों के पीछे भागे। लेकिन तब तक लड़कियां लिफ्ट के अंदर जा चुकी थी और उन्हें लिफ्ट के अंदर जाते देखा। लड़के सीढ़ियों से ऊपर भागे, लेकिन उन्हें ऊपर पहुंचने में थोड़ा टाइम लगा। तब तक लड़कियां अपने अपने रूम में जा चुकी थी, लेकिन लड़के भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। आज तो जैसे उन्होंने कसम ही खा ली थी कि वह लड़कियों को मना कर ही रहेंगे, क्योंकि कल उनकी शादी थी और लड़कियों का ज्यादा देर उनसे नाराज रहना यह उनके लिए ठीक नहीं था। और ऊपर से उनके डैड की दी हुई धमकियां, जिसने लड़कों को ज्यादा ही परेशान कर दिया था। लेकिन जल्दी ही लड़की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंच गए हैं और लड़कियों के रूम की बाहर जाकर उन्होंने डोर नॉक करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन लड़कियों ने इस पर कोई ना ध्यान देते हुए उन्हें पूरी तरह से इग्नोर किया और अपने काम में लगी रहे। काफी देर तक डोर नॉक करने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो आखिर में लड़कों ने थक हार कर अपना सर पकड़ लिया और उसी तरह दरवाजे के बाहर बैठ गए। अब लड़कों को खुद के ऊपर गुस्सा आने लगा था कि उन्हें इस तरह लड़कियों के जाल में नहीं फंसना था, क्योंकि लड़की अब तक उन्हें पागल बना रही थी। घर वालों के सामने शायद वह बात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ना चाहती थी, इस वजह से उन्होंने आगे से ये दिखाया कि वह अब उनसे नाराज नहीं है। लेकिन सबके जाते ही वह भी लड़कों को छोड़ चली गई। जहां एक और लड़के लड़कियों के रूम का दरवाजा पीट पीट कर परेशान हो चुके थे, वही लड़कियां तो अपनी ही मस्ती में मस्त थी। वह अपने रूम में न होकर किसी और ही कमरे में एक साथ इकट्ठे होकर एंजॉय कर रही थी। और ये रूम कोई और नहीं बल्कि मेंशन के पीछे बना एक बड़ा सेपरेट हॉल था, जिसके पीछे एक बड़ा सा स्विमिंग पूल और पूल के सामने गार्डन जिसमें कई तरह के फ्लावर्स लगे थे। यहाँ लड़कियों ने पहले ही सारे अरेंजमेंट करवाए हुए थे, जिसमें शराब से लेकर उनकी पार्टी के पूरे इंतजाम थे। ये अरेंजमेंट उन्होंने मिस्टी को बोलकर तब करवाए थे जब वह संगीत के बीच से कुछ देर के लिए गायब थी। माहिरा ने वहां रखी एक चेयर पर बैठ अंगड़ाई लेते हुए कहा, यहाँ कितना सुकून है। तभी स्वकीर्ति ने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ भाभी कह तो आप सही रही है, यहाँ वाकई बहुत सुकून है। अच्छा हुआ हमने यह सब अरेंजमेंट संगीत के बीच से निकाल मिस्टी को बोलकर पहले ही कर लिया, नहीं तो अभी हम अपने कमरे में अकेले बोर हो रहे होते या हमारे होने वाले लेट लतीफ पति हमें परेशान कर रहे होते। उसकी बात पर शुभी ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या सच में तुम्हारे वह मिस्टर मल्होत्रा तुम्हें परेशान करते हैं? हमें तो लगा था कि वह बेचारे काफी सीधे साधे हैं, हमें नहीं लगता कि वह तुम्हें कुछ बोलते भी होंगे। शुभी को स्वकीर्ति की टांग खींचते देख माया ने शुभी को चिढ़ाने वाली नजरों से देखा, फिर अचानक से बोली, अच्छा अमन को कुछ करना नहीं आता? माया की बात सुन शुभी को कल रात अपने और अमन के बीच जो कुछ हुआ वह सब याद आ गया, जिससे उसके गाल शर्म से लाल हो गए। तभी माया ने उसके सामने चुटकी बजाते हुए कहा, ओ लड़की कहाँ खो गई? माया के बोलने से शुभी को अपने होश में आई और उसने सिर ना में हिलाते हुए कहा, कहीं नहीं।
तभी स्वकीर्ति ने भी उसे छेड़ते हुए बोला और कहा, अमन भाई के ख्यालों में स्वकीर्ति के इस तरह बोलने से शुभी के शब्द उसके मुंह में ही रह गए, लेकिन उसके गाल शर्म से लाल थे, जिन्हें देख माया मुस्कुरा दी और सभी हंस दिए। कुछ देर बाद दिव्या ने कहा, अच्छा हुआ हमारी नज़र दोपहर को इस कमरे पर गई, अगर नहीं पड़ती तो हमें पता ही नहीं चलता। यहाँ इतनी शांत और अच्छी जगह है और अब हम यहाँ होते भी नहीं। उसकी बात पर मन्यता ने कहा, हाँ, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हम यहाँ हो सकते हैं ना अंबिका। ये कहते हुए उसने अंबिका की ओर देखा जो किसी सोच में गुम थी। उसे किसी सोच में गुम देख मान्या ने कहा, अंबिका मैं तुम्हें कुछ पूछ रही हूँ, तुम कहाँ खोई हो। तभी अंबिका ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कहीं नहीं, बस मैं यह सोच रही हूँ कि वह लोग इस वक्त क्या कर रहे होंगे। क्या अभिषेक, रुद्र, विवेक और गौरव को हमने अपनी जगह लिफ्ट में भेजकर अच्छा किया। अगर उन लोगों को पता चल गया कि हमारी जगह अभिषेक, रुद्र, विवेक और गौरव लिफ्ट में है, तो वह लोग अभिषेक और विवेक का कुछ नहीं कर सकते, लेकिन रुद्र और गौरव उन दोनों को कहीं जॉब से ही ना निकाल दे। अंबिका की बात सुन माहिरा ने कहा, हाँ तुम ठीक कहती हो अंबिका, अब मुझे भी लग रहा है कि हमने अपनी जगह रुद्र और गौरव को भेजकर ठीक नहीं किया। वह ये बोल ही रही थी कि अचानक उसे रूम का दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर हुई आहट से सभी ने एक साथ उस ओर देखा और इसी के साथ एक साया अंदर आया, जिसे देख सभी की सांसें उनके हलक में अटक गई। सभी ने अंदर आए इंसान को देखा तो जैसे सभी की सांसें लौट आई। उस लड़की ने अंदर आ गेट बंद किया और अंबिका के पास बोली, मैम आपने अभिषेक सर को जैसा करने को कहा था वैसा ही किया है उन्होंने। और वे सभी आसानी से उन सभी को चकमा दे अपने अपने घर के लिए निकल गए। मिस्टी की बात सुनकर सभी ने एक चैन की सांस ली और दिव्या ने खुश होकर कहा, अंबिका अब तो कोई टेंशन नहीं है, चलो अब हम सब अपनी पजामा पार्टी एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके लिए पहले हमें चेंज करना होगा। ये बोल उसने मिस्टी की ओर देख जैसे ही कुछ बोलने को हुई उससे पहले मिस्टी ने कहा, डोंट वरी दिव्या मैम, मैंने आप सभी के आज की पार्टी ड्रेस पहले ही यहाँ रखवा दिए हैं। मिस्टी की बात सुन दिव्या ने अपने कदम वॉशरूम की ओर बढ़ा दिए। 1 घंटे बाद सभी लड़कियां अपनी अपनी ड्रेस में रेडी थी। पूरे रूम में डीजे की रंग बिरंगी लाइट्स ऑन तो कभी ऑफ होती और उस पर मीडियम आवाज में पार्टी गाने बज रहे थे, जिन पर लड़कियां अपने हाथों में ग्लास पकड़े जिसके अंदर शैंपियन थी और लड़कियों के मूव होने से वह भी इधर उधर मूव कर रही थी। वही मेंशन के अंदर लड़के अभी तक अपने सिर लड़कियों के रूम के डोर से लगाए बैठे हुए थे। वही 3rd फ्लोर पर काफी देर तक अपने रूम के बाहर खड़े अदीप के लिए जब अंबिका ने डोर ओपन नहीं किया तो अदीप को कुछ गड़बड़ लगा और उसने बिना देर किए अपने कदम लिफ्ट की ओर बढ़ाए। लिफ्ट नीचे आई और अदीप लिफ्ट से निकल अपने स्टडी रूम में आया और स्टडी टेबल के ड्रॉ से रूम की मास्टर की निकाल स्टडी रूम से बाहर निकल लिफ्ट से ऊपर आया और देर न कर की होल में लगा घुमाई और एक क्लिक की आवाज से डोर खुल गया और अपने सामने का नजारा देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। होटल पहुंच जैसे ही महिमा रूम के डोर को नोक करने को हुई तभी अचानक से किसी ने पीछे से आ उसके मुंह पर हाथ रख उसे पीछे के रूम में खींचा और रूम का डोर लॉक हो गया। महिमा ने उस इंसान से खुद को छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर मारना शुरू कर दिया, लेकिन उसकी पकड़ से छूट न सकी और डोर लॉक होते ही उस इंसान ने उसे एकदम से छोड़ दिया, जिससे महिमा अपने आप को संभाल न सकी और आगे की तरफ झुक गई, जिससे उसकी चीख उस पूरे रूम में गूंज उठी, लेकिन वह गिरती उससे पहले वह हवा में थी। महिमा ने हैरानी से खुद को देखा, तभी उसके कानों में एक रोबदार आवाज पड़ी, क्या तुम मरना चाहती हो? उस आवाज ने महिमा को उसके होश में लाया। उसने खुद को बैलेंस किया और एकदम से पलट गई और जैसे ही उसकी नज़र सामने खड़े इंसान पर गई तो हैरानी से उसका मुंह खुला का खुला रह गया। एज मेंशन, अदीप ने जैसे ही अपने रूम का डोर खोलो तो सामने का नजारा देख उसकी आंखें बड़ी हो गई। अब तक उसके दोस्त भी आ चुके थे जिन्हें उसने पहले ही मैसेज कर दिया था। अदीप के साथ वह सब भी अंदर का नजारा देख शोकर थे, क्योंकि अंदर आर्य सोफे पर बैठा अपने टैब में कुछ कर रहा था तो वही लवी वह हल्के म्यूजिक में बेड पर ही डांस कर रही थी। अदीप ने अपने कदम आगे बढ़ाए और उसके हिलने से बाकी सब भी होश में आ जल्दी से अदीप के पीछे अंदर आए। एकदम से डोर खुलने पर आर्य ने अपना सिर घुमाकर देखा, जहां उसके डैड और उनके अंकल कभी उसे तो कभी लवी को देखते अपने डैड के साथ बाकी सबको वहां आया देख आर्य ने अपना टेप साइड किया और खुद सोफे से उठ खड़ा हुआ। वही लवी भी और अपनी मासूम आगे टिमटिमाते हुए तुम सभी को देखने लगी।
लेकिन कुछ बोली नहीं। अपने बच्चों को इस तरह को देखता देख अदीप ने आर्य से कहा, तुम दोनों इस कमरे में हो तो तुम्हारी मोम कहाँ है? अदीप के पूछने पर आर्य ने अपने कंधे उचकाए और सोफे पर बैठ अपना टेब उठा वापस से अपना काम करने लगा। अपने बेटे का ऐसा जवाब सुन अदीप ने अपने हाथों की मुट्ठी कस आर्य पर दांत पीसे और अपने सामने बैठे अपने उस 7 साल के बेटे को घूरने लगा, जो उसकी ही कार्बन कॉपी था। वही उन दोनों बाप बेटे को देख राज ने एक गहरी सांस खींचते हुए कहा, हाँ, ये अदीप का छोटा वर्जन बिल्कुल उसी की तरह दिखता तो है और हरकतें भी उसके जैसी ही है। अब पता चलेगा इसे कि जब ये हमारे सवालों का जवाब नहीं देता तो हमें कैसा लगता है। उसकी बात सुन अदीप ने उसे एक लुक दिया। वही अमन ने पीछे से उसके सिर पर मार कर कहा, अपनी जबान बंद कर। वही लवी अपने डैड के ऐसे रिएक्शन से अपनी आंखें टिमटिमाते हुए कभी अपने भैयू तो कभी डैड को देखती। उसे कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि वह आखिर साथ दे तो किसका दे, अपने डैड का जिनकी वह प्रिंसेस थी, या अपने भैयू का जो उसे डांटता तो था लेकिन उतना ही प्यार भी करता था। लवी अपनी चुप्पी तोड़ खनकती हुई आवाज में बोली, डेडा आप यहाँ मुझसे मिलने आए हैं? आपको पता है मैंने आपको कितना मिस किया। ये बोलते हुए वह आगे आई और अदीप के गले में लटक गई और इसका असर दिखा भी। अदीप ने अपना ध्यान आर्य से हटा लवी पर लगा दिया और उसके सॉफ्ट गाल पर चूम कर कहा, मिस यू टू मेरा बच्चा। तभी रियांश ने आगे आ लवी के गाल पर प्यार से पिंच पर कहा, अरे क्यूटी, हम भी आपको आपके डैड जितना ही प्यार और मिस करते हैं। आप हमारे पास क्यों नहीं आती? ये बात रियांश ने लवी को अदीप की गोद से अपनी गोद में लेते हुए कही। फिर उसके गाल पर बेबी किस कर धीरे से कहा, अच्छा बताओ मम्मा और मस्सी कहाँ है? क्या वो यहाँ हमारी प्रिंसेस को अकेले छोड़कर चली गई है? बस इतना सुना था कि आर्य की कहानी यह सुनकर खड़े हो गए और उसने जल्दी से आगे आ लवी से कहा, लवी बहुत रात हो चुकी है, अब तुम्हें सोना चाहिए। ये बोल वह लवी को देखाने लगा और आर्य की बात सुनकर लवी के साथ बाकी सब भी उसे देखने लगे। वही अदीप ने अपनी आंखें छोटी की क्योंकि उसका यह कार्बन कॉपी बहुत तेज था। वह नहीं चाहता था कि लवी उसकी मम्मा का पता उनमें से किसी को भी बताएं। तभी अयान आर्य के पास अपने किनी डाउन कर आर्य के सामने बैठकर बोला, आर्य बेटा, क्या तुम अपने अंकल को नहीं बताओगे कि तुम्हारी आंटी और मम्मा कहाँ है? अयान के ये करते ही आर्य ने घूर कर एक नज़र सभी को देखा, फिर अपने हाथ सीने पर बांध कर एटीट्यूड से अयान को देखकर कहा, नहीं, मेरी मम्मा और आंटी नहीं चाहती कि मैं उनके बारे में किसी को भी बताऊं, तो आप सब अब जा सकते हैं। ये बोल आर्य ने डोर की तरफ इशारा किया, जिसे समझ अयान ने अपना सिर घुमा सभी को देखा जिनके मुंह हैरानी से अब खुले हुए थे। अयान अपनी जगह से उठ गया। अदीप भी बिना कुछ बोले रूम से बाहर निकल गया। उसके पीछे बाकी सब भी अब किसी के पास कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं था। उनके जाते ही आर्य ने सोफे से उठ डोर लॉक किया और लवी को सोने के लिए बोल अपना टेब उठा स्विमिंग पूल की ओर बढ़ गया। 10 मिनट बाद उसने रूम में आकर लाइट्स ऑफ कर नाइट बल्ब ऑन कर बेड पर लवी के बगल लेट अपनी आंखें बंद कर उसके सिर पर थपकी देने लगा। वही अपने भीयू को आया देख लवी ने आंखें खोल एक बार आर्य को देखा और उसे कहा, भीयू आपने डैड को बताया क्यों नहीं कि मम्मा कहाँ है? लवी की आवाज सुन आर्य ने अपनी आंखें खोल लवी को देखा, फिर कुछ सोचकर बोला, क्या तुम चाहती हो कि डैड की गलतियां की वजह से मम्मा हमेशा परेशान हो? अपने भाई की बात सुन लवी ने ना कहा तो आर्य ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसीलिए मैंने उन्हें नहीं बताया कि मॉम कहाँ पर गई है। चलो अब सो जाओ, मुझे नींद आ रही। बोल आर्य ने फिर से आंखें बंद की और इस बार लवी ने भी वही मेंशन के पीछे बने उस बड़े से हॉल में अंबिका ने अपने फोन को देखा और उसे अपने फोन में देखते देख स्वकीर्ति ने उसके पास आ कहा, भाभी कोई बात है कि आप अपने फोन को ऐसे देख रही है? तभी माहिरा ने अंबिका को छेड़ते हुए कहा, शायद तुम्हारी भाभी को तुम्हारे भाई की याद आ रही है। कोई नहीं अंबिका, अगर तुम भाई को माफ करना चाहती हो तो हम सब तुम्हारे साथ हैं। पार्टी किसी और दिन करेंगे। ये बोल उसने दिव्या, शुभी, मान्या और माया की ओर देख अपनी आई ब्लिंक की। वही माहिरा की बात सुन अंबिका ने कहा, ऐसा नहीं है दी, मैं बस आर्य का MSG देख रही थी। उसने कहा कि उन लोगों को हमारे बारे में पता चल गया कि हम अपने रूम में नहीं है। अंबिका की बात सुनकर माहिरा ने कहा, पता चल गया? इतनी जल्दी तो हमने सोचा नहीं थी कि उन्हें पता चल जाए। अंबिका ने कहा, अब कर ही क्या सकते हैं, पता चल गया
तो चलने दो। कुछ देर पहले सब मिलकर मेरे रूम में गए थे और आर्य से हमारे बारे में भी पूछ रहे थे, लेकिन आर्य ने उन्हें साफ मनाकर उन्हें वहां से जाने को कह दिया, तो वह सब वहां से निकल गए और जाते टाइम उनके चेहरे बुरी तरह बिगड़े हुए थे। अंबिका की बात सुन स्वकीर्ति ने कहा, ये तो आर्य ने बहुत अच्छा किया, पर क्या सच में वह लोग आर्य के कहने पर ऐसे ही चले गए? मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। इस बार दिव्या ने कहा, अब छोड़ो भी यार, ऐसे तो हमारा सारा टाइम उनकी बातों में ही निकल जाएगा। चलो चलकर अपनी पार्टी करते हैं। ये बोल दिव्या स्वकीर्ति और अंबिका को पकड़कर पूल साइड ले आई, जहां माया, मान्या, मिस्टी और शुभी पहले से ही मौजूद थे। होटल। महिमा ने जैसे ही घूमकर सामने खड़े शख्स को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन वह कुछ कहती उससे पहले ही उस शख्स ने महिमा के मुंह पर हाथ रख उसे बोलने से रोककर कहा, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं जो बोल रहा हूं तुम सिर्फ उसे ध्यान से सुनोगी। महिमा ने एक नज़र उस इंसान को देखा, फिर अपना सिर हाँ में हिला सहमति दी। उस शख्स ने अपना हाथ उसके मुंह से हटा लिया, फिर बोलना शुरू किया। जैसे जैसे उसकी बात पूरी होती जा रही थी, वैसे वैसे महिमा की आंखों में हैरानी बढ़ती जा रही थी। आखिर में महिमा ने कहा, पर मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं? उस इंसान ने कहा, और मैं इसकी वजह जान सकता हूं, क्योंकि जहां तक मुझे लगता है तुम्हारे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि तुम उस साकेत के चक्कर में पूरी तरह फंस चुकी हो और साकेत तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगा। जिसे सुन महिमा के पास शब्द नहीं बचे। ये सही ही तो था। महिमा अभी खुद को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि ऑलरेडी उसने अपने डेड की वजह से अपने भाई को और शमिता की वजह से अयान खो दिया और अपनी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर ली, और अब उसे यहाँ से निकालने वाला कोई नहीं था। वह यहाँ से दूर चले जाना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने सामने खड़े इंसान को देख हाँ बोल दिया। उसके हाँ बोलते ही सामने खड़े इंसान ने अपने पॉकेट से एक फ़ोन निकाला और उसे महिमा की ओर बढ़ाकर कहा, हम इससे बात करेंगे, हमारे पास वक्त कम है और काम ज्यादा, क्योंकि साकेत अपनी चाल चल चुका है और कल जरूर कुछ न कुछ होगा जो सिंघनिया फैमिली को चोट पहुंचाएगा। महिमा ने हाँ में सिर हिलाया। उस इंसान ने महिमा की ओर फेस मास्क और सनग्लासेस बढ़ाए और महिमा ने उन्हें ले पहन लिया। फिर दोनों उस रूम से बाहर निकल गए। होटल के पार्किंग एरिया में महिमा सामने खड़ी कैब में बैठ वहां से निकल गई। कैब के जाते ही वह इंसान भी अपनी गाड़ी अनलॉक कर उसमें बैठ उसने अपने फोन से किसी को कॉल कर कहा, नजर रखो उस लड़की पर, मुझे रायचंद फैमिली के किसी भी मेंबर पर रत्ती भर यकीन नहीं है, साले सब के सब धोखेबाज है। ये बोल उसने कॉल कट किया और वहां से निकल गया। वही एजमेशन के बैक यार्ड हॉल में लड़कियां अपने हाथों में शैंपियन के ग्लास पकड़े एक साथ मिलकर सभी ने टोस्ट कर शैंपियन एक सांस में अपने गले से उतार लिया। माया ने ग्लास टेबल पर रखते हुए कहा, क्या हम पूरी रात बस शैंपियन पीकर ही एंजॉय करने वाले हैं? उसकी बात को पूरा कर मिस्टी ने कहा, क्यों न कोई गेम खेला जाए? और शुभी ने पूछा, लेकिन गेम कौन सा खेलेंगे? मिस्टी ने फिर कहा, ट्रॉट एंड डियर। दिव्या ने उसकी बात को नकारते हुए कहा, ने ट्रॉट एंड डियर हर पार्टी में खेले जाने वाला अब एक कॉमन गेम बन चुका है। फिर स्वकीर्ति ने कहा, मेरे पास एक गेम है जो ट्रॉट एंड डियर की तरह, उसमें बॉटल का काम नहीं है, लेकिन उसके कुछ रूल्स ट्रॉट एंड डियर जैसे है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इस बार अंबिका ने अपना फेस कुछ इस तरह बनाकर बोला, अच्छा और वह गेम क्या है? अब बिना सस्पेंस क्रिएट किए बता भी दो यार, गेम आखिर है क्या? अंबिका को इतना क्यूट रिएक्शन देते देख स्वकीर्ति ने हंसते हुए अंबिका के गाल को पिंच कर कहा, अरे मेरी स्वीट और इनोसेंट भाभी। स्वकीर्ति को अंबिका के साथ ऐसे बच्चों वाली हरकतें करता देख माहिरा ने हंसते हुए कहा, स्वकीर्ति जल्दी से गेम का नाम बता दो, जब तक तुम गेम का नाम नहीं बताओगी तब तक मेरी छोटी बहन को चैन नहीं मिलेगा और वह टेंशन में पता नहीं कब तक ऐसे ही रहने वाली है। माहिरा की बात सुन अंबिका ने उसे अपनी तिरछी नजरों से घूर कर देखा। उसको ऐसे घूरते देख मेरा ने हंसते हुए उसके गाल को पिंक करके कहा, अरे मेरी क्यूट सी बहन, तुम मुझे ऐसे मत देखो, नहीं तो मुझे फिर से तुमसे प्यार हो जाएगा। जहां एक तरफ लड़कियां हंसी मजाक करते हुए अपनी पार्टी एंजॉय कर रही थी, वही कोई था जो लड़कियों के इस तरह हंसी मजाक से बुरी तरह जेलस था। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे लड़के थे जो इस समय मेंशन में बने बड़े से कमरे, जिसे एक मिनी थिएटर कहना गलत नहीं था, में बैठ अपने सामने लगी बड़ी सी लेड स्क्रीन पर लड़कियों को देख रहे थे। अदीप जब सभी के साथ अपने रूम से बाहर निकला था तब वह बहुत गुस्से में था, क्योंकि उसे आर्य ने कुछ नहीं बताया था जिसने उसके गुस्से पर आग में घी जैसा काम किया। आखिरकार उसने हॉल में सिक्योरिटी हेड सारांश को आवाज लगाई।
उसकी आवाज में उसका गुस्सा साफ झलक रहा था। सारांश के आते ही अदीप ने उसे अपनी ऑर्डरिंग टोन में कहा, अभी के अभी इस पूरे मेंशन की सीसीटीवी फुटेज मुझे लाकर दो। ये बोल वह हॉल में रखी किंग चेयर पर बैठ गया। आज किसी की भी उसके सामने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि आज सभी को उसमें पुराने अदीप की झलक दिखाई दे रही थी। असल में अदीप अंबिका और बाकी लड़कियों से इसलिए नाराज नहीं था कि वह उनसे नाराज होकर गई थी, बल्कि वह उनसे इसलिए नाराज था कि सब उन्हें बिना बताए गायब हो गई थी, क्योंकि लड़कियों का इस तरह अकेले रहना उन्हें मुसीबत में डाल सकता था। आज जो कुछ भी हुआ वह न्यूज़ हर चैनल पर थी, लेकिन मेहंदी फंक्शन की वजह से घर में किसी ने उस न्यूज़ को नहीं देखा था, इसलिए किसी को आज के बारे में खबर नहीं थी सिवाय दादाजी के। वह सभी इस बात से बहुत परेशान थे। सभी अपनी परेशानी साइड कर यहाँ आए थे, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से लड़कियों की मेहंदी फंक्शन खराब हो। अदीप भी कब से अपना गुस्सा दबाए बैठा था, लेकिन लड़कियों की एक गलती ने उसका गुस्सा भड़का दिया, क्योंकि वह अब कोई रिस्क नहीं ले सकता था। चाहता तो वह आर्य को डांट कर लवी से पूछ लेता, लेकिन उसने आर्य के सामने अपना गुस्सा नहीं दिखाया। वह जानता था कि उसका गुस्सा आर्य नहीं झेल सकता, इसलिए वह चुपचाप रूम से निकल आया। कुछ ही देर में सारांश अपने हाथ में एक पेन ड्राइव लेकर आया। उसने वह पेन ड्राइव अदिति और बढ़ते हो कहा, बॉस इसमें पिछले 1 घंटे की सीसीटीवी फुटेज है और लाइव आपके फोन से कनेक्ट कर दी गई है। अदीप फिर से अपनी कड़क आवाज में उसे ऑर्डर देते हुए कहा, इसे मिनी थिएटर में चलाओ। ये बोल वह अपनी चेयर से उठा और लॉबी से निकल मिनी थिएटर में पहुंचे। तब तक सारांश ने पेन ड्राइव लेड से कनेक्ट कर दिया और खुद भी अदीप से पीछे वाली सोफा पर जा बैठा। स्क्रीन पर अलग अलग जगह की फुटेज चलने लगी, लेकिन सभी की नजरें एक जगह जाकर रुक गई, जहां तकरीबन 1 घंटे पहले जब सारी लड़कियां स्टेज के सामने से उठकर चली गई, वह असल में मेंशन के पीछे थी। बैकयार्ड में मिस्टी से कुछ बातें की, फिर मिस्टी को वही छोड़ वह सब वापस स्टेज पर आ थी और उनके जाते ही मिस्टी के पास कुछ 4 से 5 लोग आए, जिन्हें मिस्टी ने कुछ समझाया, फिर वहां से चली गई और वह लोग सामने बने हॉल के अंदर गए। आधे घंटे बाद एक सर्वेंट एक शैंपियन कार्टन ले हॉल के अंदर, उसके पीछे एक सर्वेंट अपने हाथों में 6 से 7 पेपर बैग्स लिए अंदर गया। उसी के पीछे 3 सर्वेंट, एक के हाथ में ग्लास की ट्रे थी तो बाकी 2 के हाथों में स्नैक्स थे। कुछ देर बाद वह सभी वहां से हॉल का डोर लॉक कर निकल गए। उनके जाने के बाद अदीप ने सारांश को पेन ड्राइव हटाने को कहा और अपना फोन लेड कनेक्ट करने को कहा, और फोन के कनेक्ट होते ही उन्हें जो पहला सीन देखने को मिला वह ये था। सभी लड़कियों ने अपने ड्रेस चेंज कर लिए थे। मान्या ने गुद कर 2 चोटी के साथ शॉर्ट टॉप पहना था, तो माया ने बेबी हेयर बैंड लगा लोवर के साथ टी शर्ट कैरी की थी जिस पर मिक्की माउस बना हुआ था। वही शुभी ने पिंक फ्रॉक के साथ पोनी टेल कर उसमें बन्नी बो लगाया था और साइड में 2 बटरफ्लाई क्लिप्स। वही दिव्या वाइट फ्लावर फ्रॉक के साथ अपने आगे के बालों में कलरफुल छोटे बिट्स लगाकर उन्हें खुला छोड़ दिया, और स्वकीर्ति ने शॉर्ट स्कर्ट के साथ शॉर्ट टॉप जो एक शोल्डर से नीचे था उस पर अपने बालों को बो स्टाइल में कर चोटियों को लटका उनमें बिट्स लगाए थे। अंबिका ने आगे हाफ बालों से 2 पतली पोनी बना उन्हें बीच से रोल किया और हाफ बालों को पीछे खुला छोड़ा था, जिस पर उसने डार्क पिंक चेक ऑफ शोल्डर टॉप के साथ चेक कैपरी जिसका बेल्ट उसी कपड़े से बना था जिस पर उसने पिकाचू स्लीपर पहनी थी। वही माहिरा ने बालों को फ्रंट पुल स्टाइल किया था और उस पर उसने लाइट पिंक प्लेजो के साथ वाइट टॉप पहना था। कुल मिलाकर सभी इस समय छोटी बच्चियां यानी काफी क्यूट लग रही थी, जिन्हें देख लड़के भी खुद को मुस्कुराने से रोक न सके। वही सारांश, वह तो मिस्टी के इस बेबी लुक को देख कुछ और ही सोच रहा था। तभी अदीप अपनी जगह से उठा और वहां से बाहर निकल गया। उसे वहां से जाते देख बाकी सब भी उसके पीछे भागे। कुछ ही देर में सब मेंशन के बैकयार्ड में उसी हॉल के सामने थे। अदीप ने डोर नॉक किया, लेकिन जब कुछ देर तक अंदर से कोई रिस्पांस नहीं आया तो अदीप ने थोड़ा तेज आवाज में डोर नॉक किया। तभी राज ने धीरे से अमन के कान में कहा, अंदर म्यूजिक बज रहा है, अगर ये इसी तरह डोर नॉक करेगा तो हमारे बारात लाने का टाइम भी निकल जाएगा। राज की बात पर इस बार रियांश और अयान ने उसे घुरा। ये देख राज ने हड़बड़ा कर अपनी नजरें नीचे कर ली। तभी सारांश वहां आया और उसने अदीप की ओर एक की बढ़ाई। अदीप ने की अपने हाथ में ले जल्दी से डोर खोला। डोर के खुलते ही म्यूजिक की आवाज वहां खड़े सभी के कानों में पड़ी। अदीप ने अपने कदम अंदर बढ़ाए, उसके पीछे बाकी सब भी चले गए, लेकिन हॉल में कोई नहीं था सिवाय सामान के। वह सभी पूल साइड गए जहां लड़कियां इन सब से अनजान बस अपनी मस्ती में आग जला उसके चारों तरफ बैठी अपना गेम स्टार्ट करने ही वाली थी।
कि तभी अदीप ने कहा इस तरह अकेले अकेले गेम खेलना इट्स नॉट फेयर। तभी अंबिका ने बिना ये ध्यान दिए कि ये आवाज़ किसकी और कहाँ से आई है बोली, अरे अकेले कहा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि हम कितनी सारी है। अपनी बात खत्म कर अंबिका को रियलाइज हुआ कि उसने अभी क्या बोला, लेकिन जिसे बोला वह आवाज़ गड़बड़ थी। अंबिका ने अपना सिर घुमाया और अपने सामने अदीप और बाकी सबको देख हैरान, तो ऐसा ही कुछ हाल बाकी लड़कियों का भी था। लेकिन अंबिका ने जल्द ही अपनी हैरानी को छुपाकर कहा, तुम यहाँ कैसे, अंदर कैसे आए? अदीप दरवाजे से, अंबिका वो तो मुझे भी पता है, लेकिन तुम्हें बताया किसने कि हम यहाँ हैं? और डोर तो लॉक था। अंबिका की बात सुन अदीप ने अपनी हस्की वॉइस में कहा, मेरी जान शायद तुम भूल रही हो कि इस मेंशन का मालिक मैं हूँ। अंबिका, हाँ, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम विदाउट परमिशन ऐसे ही कहीं भी चले जाओगे। ये हॉल हमने अपने लिए रिजर्व किया है और बाहर बोर्ड भी तो लगा था, ओनली फॉर लेडीज, जेंट्स नॉट अलाउड। क्या तुम्हें पढ़ना नहीं आता? मतलब ये जगह सिर्फ हमारे लिए है, तुम यहाँ से बाहर निकालो अभी, और हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, हम सब तुम सबसे नाराज है। अंबिका की बात सुन अदीप ने कहा, वाइफी तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? अपनी तुम मुझसे नाराज हो और अपने गुस्से की वजह से तुमने इन्हें भी भड़का दिया, ये तो अच्छी बात नहीं है। अदीप की बात सुन अंबिका ने कहा, क्या कहा तुमने? मैं सेल्फिश हूँ? अदीप, हाँ, अगर तुम सेल्फिश नहीं होती तो अकेले मुझसे बात नहीं करती। इनमें से एक ने भी अभी तक तुम्हारा साथ नहीं दिया, इसका मतलब वह तुम थी जिसने इनके कान भरे और इन्हें भी अपने साथ मिला लिया। अदीप की बात सुन अंबिका को इतना गुस्सा आया कि वह बस गुस्से से फटने को ही थी कि तभी एज मेंशन अंबिका गुस्से से फटने को थी कि तभी अदीप ने उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया। वही अदीप के अंबिका को इस तरह खींचने से लड़के माहौल को भाप जल्दी आगे आए और वे लड़कियों के सामने कुछ इस तरह खड़े हुए कि उन्हें अब अदीप और अंबिका दिखाई नहीं दिए। वही अब तक अदीप अंबिका के होठों को खुद के होठों से बंद कर चुका था और जवाब में अंबिका अदीप के सीने पर अपने हाथों से मारने लगी, लेकिन अंबिका के सॉफ्ट हाथों की छुअन से अदीप को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उसी तरह किस करते हुए अंबिका को गोद में उठाया और हाल से बाहर निकलते हुए अपनी भारी आवाज में बोला, पार्टी ओवर, और चला गया। उसके जाते ही बाकी सब भी अपनी अपनी वाली को ले जाने लगे, लेकिन लड़कियां तो आज अलग ही मूड में थी। उन्होंने वहां खड़े लड़कों को पूरी तरह इग्नोर किया और अपने अपने ग्लास ले उन्हें फिर से फिल करने लगी। उन्हें ऐसा करते देख आया ने कहा है, क्या तुमने सुना नहीं, पार्टी खत्म हो चुकी है? ये बोल अयान स्वकीर्ति के हाथ से ग्लास लेने लगा कि तभी स्वकीर्ति ने जल्दी से अपना हाथ पीछे खींचकर अयान को घूरते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, तुम होते कौन हो यह कहने वाले की पार्टी खत्म हो चुकी है? मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं आई थी। ओके, मैं यहाँ अपनी फ्रेंड के साथ पार्टी करने आई थी, और वैसे भी तुम्हें क्या, तुम वहाँ जाओ जहाँ से तुम्हें मेहंदी फंक्शन में आने के लिए लेट हुआ। स्वकीर्ति की बात सुन अयान हैरान था, क्योंकि ये पहली बार था जब स्वकीर्ति ने उससे इतनी सारी लेकिन इस तरह बात की थी, जिससे अयान को अच्छा लगने की वजह हैरानी हुई। वही अमन ने जब शुभी को वहां से ले जाने की कोशिश की तो शुभी उसका हाथ झटक दिया। ये देख आज अमन भी काफी हैरान था, क्योंकि यह पहली बार था जब शुभी ने उसके साथ ऐसा बिहेवियर किया था। लेकिन जल्दी ही वह होश में आया, लेकिन इससे पहले कि वह शुभी को पकड़ता कि वह भागकर दिव्या के पीछे जो छुपी, वही दिव्या जो राज से अपना मुंह फेरे खड़ी थी। शुभी को अपने पास देख इसकी आंखों में चमक थी। दूसरी तरफ रियांश माहिरा को मनाने की पूरी कोशिश करते हुए उसके पीछे पीछे चल रहा था, लेकिन माहिरा थी कि रियांश के पास आते ही वह फिर से उससे 2 कदम दूर हो जाती। बार बार ऐसा होने से रियांश भी अब खींच चुका था, और इस बार माहिरा उससे दूर होती उससे पहले ही रियांश ने उसे पकड़ खुद के करीब खींच लिया। वही रियांश के इस तरह खींचने से माहिरा को कुछ महसूस हुआ और उसने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपना मुंह ढक लिया। वही उसे ऐसा करता देख रियाज को अब हंसी आ गई और वह हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि वह समझ चुका था कि माहिरा ने क्या सोचकर ये सब किया है। और रियांश को खुद पर हंसते देख माहिरा ने उसी तरह अपने मुंह पर हाथ रखे हुए उससे पूछा, तुम मेरे पर हंस क्यों रहे हो? उसकी बात सुन रियांश ने ना में सिर हिलाकर कहा, कुछ नहीं, बस तुम्हारी नादानी पर। माहिरा ने उसी तरह फिर से सवाल किया, नादानी? कैसी नादानी? रियांश ने उसकी नोज पर टैप कर कहा, वाईफाई जो तुम सोच रही हो, अगर तुम चाहती हो तो मैं हमारे रूम में चलकर तुम्हारी ये विश पूरी कर सकता।
हूँ। रियांश की बात सुन माहिरा ने उसे गुस्से से घर कर देखते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं हूँ। ये बोल माहिरा अभी दिव्या की ओर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अगले ही पल वह हवा में ही रह गई, जिसके कारण अन्यास ही उसकी हल्की चीख निकल गई। उसकी आवाज सुन बाकी लड़कियां उसकी ओर देखने लगी, लेकिन तब तक रियांश स्विमिंग एरिया के डोर उन्हें बाहर जाता हुआ दिखाई दिया, जिसके कंधे पर माहिरा लटकी अपने हाथों से उसकी पीठ पर मारते हुए नीचे उतारने को बोल रही थी। ये देख स्वकीर्ति, दिव्या और शुभी ने एक दूसरे को देखा और उन्होंने अपना थूक गटक लिया। इससे पहले कि शुभी भागकर दिव्या के पास जा पाती कि अमन ने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर उसे उसकी कमर से पकड़ हवा में लटकाया और उसी तरह गेट की ओर बढ़ गया। शुभी ने रोते हुए कहा, दिव्या, स्वकीर्ति, माया, मान्या, मिस्टी, यार कोई तो मुझे मेरे दुष्ट पति से बचाओ। शुभी की दुष्ट पति वाली बात सुन अमन ने उस पर घुर्राते हुए कहा, अपना मुंह बंद करो, नहीं तो मैं रूम में ले जाए बिना यहीं शुरू हो जाऊंगा। वही अमन की बात सुन शुभी ने अपना मुंह बंद कर लिया। वही अंदर राज ने अपनी कमर पर हाथ रख दिव्या को देखा और एक गहरी सांस खींचकर जैसे ही कुछ कहने को हुआ, तभी दिव्या ने अचानक से कहा, चल रही हूँ, प्लीज कुछ मत करना। ये बोल वह डोर की ओर भागी। वही दिव्या को भागते देख स्वकीर्ति, माया, मान्या और मिस्टी सभी हैरान थे कि सभी के सामने इतना ब्रेव रहने वाली दिव्या राज से इतना डरती होगी। तभी मिस्टी की नज़र डोर से थोड़ा साइड खड़े सारांश पर गई, जो उसे ही घूर रहा था, और उसे खुद की तरफ घूरते देख मिस्टी अपनी नजरें नीचे झुका पलक झपकते ही वहां से गायब हो गई। उसके पीछे सारांश भी बाहर निकल गया। उन दोनों के जाते ही माया और मान्या भी वहां से चले गए और अब वहां बस स्वकीर्ति और अयान ही थी। तभी अयान ने, जो स्वकीर्ति से कुछ कदम की दूरी पर था, उसने 2 कदम स्वकीर्ति की ओर बढ़ाए और उसके ऐसा करते ही स्वकीर्ति ने अपने 2 कदम पीछे ले लिए, जिसे देख अयान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और उसने फिर से कदम बढ़ाए। वह अभी कदम बढ़ा ही रहा था कि स्वकीर्ति अचानक से चौंक कर रुक गई और उसे रुकते देख अयान ने भी अपने कदम रोक लिए, क्योंकि स्वकीर्ति पीछे दीवार से जा लगी थी। अयान ने कुछ पल रुक स्वकीर्ति को देखा और जल्दी से आगे बढ़ स्वकीर्ति के सामने खड़े हो उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उस शॉर्ट टॉप जो उसके एक कंधे से गिरा हुआ था, जिससे उसकी इनरवेयर स्ट्रेप शो हो रही थी। अयान की नज़र उसके शोल्डर से हट शॉर्ट पर गई, जिससे उसकी खूबसूरत पतले पैर दिख रहे थे। उसने अपने एक पैर में खूबसूरत सा एंकलेट डाला हुआ था। कुल मिलाकर स्वकीर्ति आज बेहद खूबसूरत लग रही थी। अयान ने अपनी नज़रें वापस उसके चेहरे पर टिकाते हुए कहा, अब सराफत से चलोगी या तुम्हें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए? अयान की बात सुन स्वकीर्ति एक बार फिर से हैरान थी। आज में ये तीसरी बार था जब अयान ने आगे से उससे बात की थी। स्वकीर्ति बिना कुछ बोले आगे चलने लगी। उसे ऐसे जाते देख अयान मुस्कुरा दिया, क्योंकि स्वकीर्ति को देखकर लग रहा था जैसे वह कुछ सोच रही थी, और अयान को पता था कि वह क्या सोच रही है। अयान जल्दी से स्वकीर्ति के बगल आया और बोला, ज्यादा मत सोचो, आखिर अब हमारी शादी होने वाली है और कल से फाइनली हम लाइफ टाइम साथ रहेंगे, तो जाहिर है कि मुझे आगे से बोलने की आदत डाल लेनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी तो मुझे ही मांगनी होगी, फिर चाहे गलती मेरी हो या न हो। वही अयान की बात सुन स्वकीर्ति ने हैरानी से अयान को देखा, फिर अचानक गुस्से से बोली, अयान, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं बहुत बुरी वाइफ बनने वाली हूँ? ये बोल वो अयान पर झपटी और इससे पहले कि वो अयान को मारती, अयान ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में थाम लिया। वही अयान के ऐसे पकड़ने से स्वकीर्ति को रियलाइज हुआ कि इन सब में दोनों कितने नज़दीक आ गए। तो स्वकीर्ति ने अपनी नज़रें झुका ली और अयान उसे देखने लगा। कुछ देर ऐसे ही देखने के बाद अयान ने अब उसके हाथों को छोड़ अपनी इंडेक्स फिंगर से उसके चीन को पकड़ उसके फेस ऊपर किया, लेकिन स्वकीर्ति की नज़रें अभी भी झुकी हुई थी। अयान ने अपने होंठ स्वकीर्ति के चेहरे के नज़दीक ले जाकर बोला, मेरी तरफ देखो। स्वकीर्ति ने किसी तरह अपनी नज़रें उठा अयान की आंखों में देखा, जो पहले से उसे ही देख रहा था। अयान ने अपनी सेडक्टिव आवाज़ में कहा, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन अब नहीं। एक और बात, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। अयान के मुंह से अपने लिए तारीफ सुन स्वकीर्ति ने शर्मा कर फिर से अपनी नज़रें झुका ली और उसे ऐसे देख अयान ने जल्दी से उसे कंफर्ट देने के लिए उससे दूर हटते हुए कहा, ठंड बहुत है, अंदर चलते हैं। उसे यूं अचानक बात पलटते देख स्वकीर्ति पहले तो उसे देखा, फिर हाँ बोल आगे जाने लगी।
और उसके पीछे अयान दोनों मेंशन में लिफ्ट से सेकेंड फ्लोर पर स्वकीर्ति के रूम के बाहर आए जो सबसे आखिर में, और इस मेंशन के खूबसूरत रूम में एक जिसे अदीप ने सुसैन से कह स्वकीर्ति के लिए तैयार करवाया था। स्वकीर्ति डोर ओपन कर अंदर आई लेकिन अयान दरवाजे पर ही रुक गया। उसे ऐसे रुकते देख स्वकीर्ति ने एक नज़र उसे देखा और इंतजार करने लगी कि अयान अंदर आएगा, लेकिन वह नहीं आया। और यहाँ सिचुएशन काफी ऑकवर्ड हो गई क्योंकि ना तो दोनों एक दूसरे से बाय बोल पा रहे थे और ना ही अंदर रूम में जा पा रहे थे। तभी अयान ने साइलेंस को तोड़ते हुए कहा, अच्छा अब मैं चालू। अयान की आवाज सुन स्वकीर्ति ने भी उसे हूं में जवाब दिया। अयान ने कुछ देर रुककर स्वकीर्ति को गुड नाइट कहा, बदले में स्वकीर्ति ने भी उसे गुड नाइट बोला। अयान तो अब मैं चलूं स्वकीर्ति हूं। अयान मुड़ गया और उसे मुड़ता देख स्वकीर्ति डोर से थोड़ा सा लगकर खड़े हो उसे देखने लगी, लेकिन अयान को आगे ना बढ़ते देख स्वकीर्ति खुद को मुस्कुराने से रोक न सकी। वह अपना सिर नीचे कर अभी मुस्कुरा ही रही थी कि अचानक से किसी ने उसे अपनी ओर खिंचा और उसके होंठों को ब्लॉक कर उसे शिद्दत से चूमने लगा। स्वकीर्ति इन सब से हैरान उसने अपने सामने खड़े इंसान को देखने की कोशिश की और उसकी नजरें अयान की गहरी भूरी नजरों से जा मिली और अयान उसे पुश करते हुए रूम में लाया और एक आवाज के साथ डोर बंद हो गया। दूसरी तरफ मिस्टी उस हॉल से निकलकर मेंशन के मेन गेट के बाहर निकल गई। उसने खुद के लिए कई कैब देखी लेकिन एक भी फ्री नहीं थी। आखिरकार उसने विवेक को कॉल किया लेकिन उसने भी उसका कॉल आंसर नहीं किया। शायद वह ऑफिस के काम में बिजी था। अंबिका और बाकी सबके शादी में बिजी होने पर कुछ दिनों से विवेक, मिस्टी, रुद्र, गौरव और सारांश का काम बढ़ चुका था। इसलिए मिस्टी ने अपना फोन नीचे किया और आगे चलकर शायद उसे कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाए। ये सोच पैदल ही आगे बढ़ गई। अभी वह कुछ दूर ही चली थी, उसे एक गाड़ी की लाइट के साथ हॉर्न की आवाज आई। सड़क पर चलने वाली गाड़ी समझ उसने उस पर ज्यादा ध्यान न दे अपने रास्ते चलना ठीक समझा, लेकिन वह गाड़ी उसके साथ चलने लगी और थोड़ा आगे जा रुक गई। अब मिस्टी को पूरा विश्वास हो गया कि ये गाड़ी उसी का पीछा कर रही है। ये महसूस होते ही मिस्टी जो अब आगे से आगे आ गई थी, उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और गुस्से से पीछे मुड़ी, लेकिन अपने सामने उस इंसान को देख उसका गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उल्टा अब वह खुद घबरा गई, जिससे मिस्टी के अपना सिर नीचे झुकते ही उसके कानों में एक कड़क आवाज आई, गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। ये बोल सारांश विंडो का शीश ऊपर किया। वही मिस्टी बिना कुछ कहे चुपचाप कार में ड्राइवर के बगल वाली सीट पर जा बैठी। सिंघानिया पैलेस। एक रूम में नाइट स्टैंड पर रखा फोन ना जाने कितनी देर से बजकर कई बार बंद हो चुका था, लेकिन उस फोन को देखने की भी किसी ने जहमत न उठाई। आखिरकार इस बार भी फोन बजकर बंद हो चुका था। तभी उस रूम का दरवाजा खोल एक साया अंदर आया। उसे साये ने बेड के पास खड़े हो बेड पर सो रहे इंसान को घूर कर देखा और कुछ ही देर में बेड पर सोया हुआ इंसान एक तेज आवाज के साथ ब्लैंकेट लिए जमीन पर नीचे जा पड़ा, जिससे उसकी दर्द भरी आह निकल गई। वह इंसान अपनी कमर सहलाते हुए जमीन से उठा और उसकी नजर अपने सामने खड़े 5 लोगों पर गई, जो गुस्से से उसे ही रहे घूर रहे थे। अथर्व अपनी कमर का दर्द जैसे भूल गया और उसने अपना सलाइवा गटक हकलाते हुए कहा, तुम सब यहाँ। इस समय ये बोल उसने सामने लगी वॉल क्लॉक को देखा जो सुबह के 9 बजा रही थी। अथर्व अपनी घबराहट छुपाते हुए अजीब तरह से हंसते हुए, ओहो क्या बात है यार, तुम लोग मुझे अभी यहाँ मिलने आ गई। मिलेंगे माना कि मैं काफी दिनों बाद आया हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम लोग अपनी शादी छोड़कर मेरे खातिरदारी में ही लग जाओ यार। 9 बज रहे हैं, तुम्हें तो आज रात अपनी शादी की तैयारियां करनी चाहिए और तुम सब यहाँ मुझसे मिलने आए हो। अभी तो मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, पहले शादी होने दो, फिर आराम से बैठकर सब साथ में एंजॉय करेंगे। ओके चलो, अभी मैं भी फ्रेश हो लेता हूँ, उसकी बात तुम्हारी शादी भी तो है। यह बोल वह जैसे ही वॉशरूम में जाने को हुआ तभी सभी ने आकर उसे चारों तरफ से घेर लिया। ये देख अथर्व ज्यादा घबराया, लेकिन उसने अभी भी अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। तभी राज ने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, लगता है एक लात कम पड़ गई, 2-4 और लगानी चाहिए थी। खींच के होश ठिकाने आ जाते तेरे। उसकी बात पर अथर्व ने
उसका गाल खींचकर कहा, ओह तो वो लात तूने मुझे मारी थी, ऐसा कौन करता है, दोस्तों के साथ तेरी शादी है इसीलिए तू बच गया। तभी रियांश ने कहा, नहीं तो क्या कर लेता, मुझे भी नचाता जैसे रात को हम सबकी होने वाली वाइफ को नचा रहा था, चल अब डांस करते हैं, वो भी ये पहनकर। ये बोल रियांश ने अपनी जेब से घुंघरू निकाल अथर्व की आंखों के सामने लटका दिए और उन्हें देख अथर्व ने एक नजर सभी को देखा, उसे खुद की तरफ देखता पा अमन ने कहा, अब घुमका गिरा है तो उसे कोई और तो उठाने जाएगा नहीं, इसीलिए हम अपनी क्यूटी पाए को ले चलते हैं। उसकी बात पूरी करते हुए अयान बोला, वो क्या है, न मुझे ज्यादा तारीफा करनी नहीं आती, लेकिन सौदा तो खरा खरा होना ही चाहिए, क्यों दोस्तों। वही अदीप जिसने अभी तक एक शब्द भी नहीं कहा था वह आगे चलकर आया और उसने अथर्व की आंखों में देखा। वही अथर्व उसे ऐसे देख रहा था जैसे बोल रहा हो, भाई इस बार बचा ले, आगे से कभी किसी लड़की के साथ डांस नहीं करूंगा, क्या तेरी शादी में मैं ये फूटा हुआ मुंह लेकर जाऊंगा तो अच्छा लगेगा नहीं ना, बस एक बार बचा ले और तू बोलेगा न तो आज ही अंबिका से राखी भी बंधवा लूंगा। ये बोल उसने उम्मीद भरी नजरों से अदीप को देखा, उसे आंखों से रिक्वेस्ट करता देख अदीप आगे आया, उसे आगे आया देख अथर्व के होठों पर अन्यास ही मुस्कुराहट आ गई। अदीप ने सभी की तरफ देखा और बोला, इंतजार किस बात का है, बांधो घुंघरू और नचाओ इसे। ये बोल अदीप मुस्कुराता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ गया। वही अदीप की बात सुन अथर्व को तो जैसे झटका लगा हो और उसके होठों की हंसी पल भर में गायब हो गई, लेकिन जल्दी ही अब उसकी आंखों में हैरानी की जगह डर था, क्योंकि बाकी सभी उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। अथर्व उन सभी को देख बोला, यार मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं ना, और तुम्हारी होने वाली बीबिया मेरी भाभी है, और तुम्हें तो पता है भाभी माँ समान होती है, अगर बेटे जैसा देवर भाभी के साथ डांस करे तो इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है न। ये बोल उसने हंसते हुए उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन सब अभी भी उसे घूर रहे थे। अथर्व भाभी अच्छा नहीं लगा, ओके दीदी ये ठीक है, सभी ने उसके दीदी बोलने पर उसे घूरते हुए एक साथ हुन कहा और वहां से चले गए। उनके जाते ही अथर्व ने एक चैन की सांस ले कहा, हूँ बच गए यार, अच्छा हुआ टाइम पर तेरे दिमाग ने काम किया, नहीं तो आज तो रजिया को गुंडे छोड़ने वाले नहीं थे। ये बोल उसने ऊपर देख भगवान का थैंक्स यू किया और वॉशरूम में चला गया। दूसरी तरफ एज मेंशन हमारी पांचों दुल्हनें इस समय तैयार हो नीचे हॉल में आ चुकी थी, जहां उनके चुड़े की रस्म होने वाली थी। उनके बैठने के लिए हॉल में ही एक लाइन से 5 लकड़ी की चौकी रख उन पर बिठाया गया था और उनके सिर को एक दुपट्टे से कवर किया गया था। घर के बाकी लोग भी हॉल में ही थे और सबसे पहले चुड़े की रस्म अंबिका की होने वाली थी, क्योंकि वह सिंघानिया फैमिली की बड़ी बहू थी, इसलिए नियति जी ने अंबिका के फेस पर उसे पर्दा करने को कहा, क्योंकि ये रिवाज था कि दुल्हन अपने चुड़े को देखती नहीं है। अंबिका ने अपनी मोम की बात मान दुपट्टा नीचे किया और अंबिका की मामी जी एक थाल जिसमें गुलाब की पंखुड़ियों के ऊपर अंबिका का खूबसूरत चूड़ा जो रेड और व्हाइट के कॉम्बिनेशन का असली हाथी दांत से बनाया और हेवी डायमंड से जड़ा हुआ। जी हाँ, रिवाज के हिसाब से चूड़ा असली हाथी दांत से बना हुआ था और अंबिका का ही नहीं बाकी सबका भी चूड़ा हाथी दांत से बना हुआ था। रीना जी ने चूड़े की थाल ला अंबिका के सामने रखी और उनके थाल रखते ही अंबिका के मामा जी अंबिका के सामने बैठ अपना सिर एक रुमाल से कवर किया और थाल से चूड़ा उठा उसे अंबिका के हाथ में पहनाने लगे। जैसे जैसे चूड़ा अंबिका के हाथ में जाने लगा वैसे वैसे एक एक कर अंबिका की आंखों से आंसू निकलकर नीचे जमीन को भिगोने लगे। जब अंबिका की अदीप से पहले शादी हुई थी तब उसके पास अपना कहने को बस माहिरा और उसके मामाजी मामीजी ही थे, लेकिन अब उसके मोम डेड भी उसके पास है, जिससे उसे अपना घर छोड़ने में बहुत तकलीफ हो रही थी, जिसे वह किसी को बयां नहीं कर सकती थी। अंबिका की इसी सब सोच में चूड़ा पहना दिया गया। उसके बाद माहिरा और शुभी दोनों ने मिल अंबिका के चूड़े को 2 अलग अलग रुमाल से कवर किया, जिससे अंबिका चूड़ा ना देख सके, लेकिन अंबिका को इन सब की सुध ही कहा थी। उसके बाद माहिरा खुद अपनी जगह जाकर बैठ गई जो अंबिका के बगल में थी। माहिरा के बैठते ही रीना जी ने माहिरा का सिर दुपट्टे से ढका और माहिरा की मामी उसका चूड़ा ले वहां आई, जिसका कलर चेरी रेड और गोल्डन था और उसके डायमंड अंबिका के चूड़े में लगे डायमंड से थोड़ा बड़े थे। माहिरा के मामाजी ने भी उसी तरह माहिरा को चूड़ा पहना दिया और माहिरा के चूड़े को एक तरफ से अंबिका तो दूसरी तरफ से शुभी ने कवर किया। उसी तरफ शुभी और दिव्या के भी चूड़े की रस्म हुई, जहां
शुभी के चूड़े का कलर मेहरून और गोल्डन था, वही दिव्या के चूड़े का कलर पिंक था। अब बस स्वकीर्ति ही बची थी और अब बारी उसी की थी। कीर्ति जी ने आगे आ स्वकीर्ति का फेस कवर किया तो स्वकीर्ति के मामा सतीश जी आगे आए। क्योंकि उसकी मामी जी नहीं थी इसलिए चूड़ा शिप्रा दादी खुद अपने हाथों से लेकर आई और लाती भी क्यों ना भाई, उनकी एक लौती पोती की शादी जो थी तो पूरे सिंघानिया फैमिली का यहाँ होना तय था। अधीप और रियांश को छोड़कर सभी यहाँ आए थे। दादी ने चूड़ा लकार स्वकीर्ति के सामने रखा और सतीश जी ने स्वकीर्ति को चूड़ा पहनाना शुरू किया। चूड़ा पहनते पहनते ही स्वकीर्ति की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसे अब बर्दाश्त करना भारी हो गया और वह सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुन सतीश जी ने अपना हाथ रोक दिया और वह जैसे ही स्वकीर्ति को चुप करवाने के लिए आगे बढ़ने लगे तभी बड़ी दादी ने उन्हें रोक कहा, सतीश पहले उसे जल्दी से चूड़ा पहना दो, उसके बाद उसका दुपट्टा हटेगा। वैदेही जी की बात मान सतीश जी ने जल्दी से स्वकीर्ति को चूड़ा पहना दिया। वही दिव्या और मिस्टी ने रुमाल से उसका चूड़ा कवर किया। चूड़ा कवर होते ही कीर्ति जी ने आगे आ जल्दी से स्वकीर्ति को गले लगाया। वही दादी और बड़ी दादी भी उसके पास आ गए और अपनी मोम और दोनों दादी को देख स्वकीर्ति अब और तेज रोने लगी। ऐसा ही कुछ हाल बाकी दुल्हनों का भी था। वह अपनी शादी को ले चाहे कितनी भी एक्साइटेड हो लेकिन अपने घर से दूर होने का सभी को दुख था। हालांकि उनके ससुराल मायके से ज्यादा दूर नहीं थे, वे जब चाहे अपने मायके जा सकती थी, लेकिन फिर भी अपने परिवार से बिछड़ने का दुख था, खासकर अंबिका और स्वकीर्ति के लिए जिन्हें बहुत मुश्किलों से अपनी फैमिली मिली थी और अब इतनी जल्दी वह उनसे दूर हो रही थी। काफी देर एक दूसरे से लिपट कर रोने के बाद सभी ने किसी तरह अपनी अपनी बेटियों को शांत किया, खासकर स्वकीर्ति को, क्योंकि वह कुछ ज्यादा हो रोई थी। दादाजी और सौमित जी ने किसी तरह उसे शांत कर कीर्ति के साथ उसके रूम में भेज दिया। कीर्ति ने उसे कुछ देर रेस्ट करने का बोल बेड पर लिटाया और उसे ब्लैंकेट से कवर कर बाहर आ गई। एज मेंशन दोपहर का 1 बजा था। बड़ी दादी सभी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई थी। उन्होंने अपनी नजरें डाइनिंग टेबल पर घुमाकर देखा तो वहां लड़कियां नहीं थी। बड़ी दादी ने कहा, कीर्ति, नियति, रीना, शैली, कंचन, क्या बच्चियां कहा है? उन्होंने सभी का नाम तो तेज आवाज में लिया लेकिन उनके आगे के शब्द नर्म थे। बड़ी दादी की बात सुन नियति जी ने कहा, माँ, बच्चियां चूड़े की रस्म के बाद से अपने रूम में ही है। तभी दादी ने कहा, क्या बच्चियों ने कुछ खाया? जिस पर दिव्या की मोम शैली जी ने कहा, नहीं माँ, हम अभी बच्चियों के लिए ही खाना ले जा रही थी। शैली की बात सुन बड़ी दादी ने कहा, नहीं, आप उनका खाना उनके रूम में नहीं लेकर जाएगी। बड़ी दादी की बात सुन सभी हैरानी से उन्हें देखने लगे। तभी दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दीदी के कहने का मतलब ये है आज हमारी बच्चियों की शादी है और आज हमारी बच्चियां अपने अपने घर चली जाएगी, तो क्या आज हम अपनी बच्चियों के बिना ही खाना खाएंगे? इसीलिए अभी जाओ और जाकर सभी माँ बच्चियों को नीचे लाओ, क्योंकि अकेले वह ज्यादा नहीं खाएंगी। यहाँ अगर हम सब एक एक निवाला सभी बच्चियों को खिलाएंगे तो उसमें ही उनका पेट भर जाएगा। दादी के कहने पर रीना, कीर्ति, शैली, कंचन और नियति जी सभी ने हाँ कहा और लिफ्ट की ओर बढ़ गई। कुछ ही देर में नियति जी अंबिका के रूम में थी और पूरे रूम को देखने के बाद जब उन्हें अंबिका कहीं दिखाई नहीं दी तो उन्हें समझ नहीं आया कि अब वह अंबिका को कहाँ ढूंढे, क्योंकि वह आज से पहले कभी इस रूम में नहीं आई थी और आती भी कैसे उन्हें यहाँ आए अभी बस 2 दिन ही तो हुए थे जिसमें उन्हें शादियों के काम निपटाने से ही फुर्सत नहीं थी। तभी रूम का दरवाजा एक बार फिर खुला और बंद हो गया। नियति जी ने देखा लेकिन उन्हें दरवाजे से अंदर आया कोई दिखाई नहीं दिया। तभी किसी ने उनके पैरों को पकड़कर कहा, अरे नानी, आप जिसे ढूंढ रही है वो यहाँ है। इस एहसास से नियति जी ने नीचे देखा जहाँ लवी खड़ी हुई थी। नियति जी ने कहा, लवी बेटा, क्या आपको पता है कि आपकी मम्मा इस समय कहाँ पर होगी? मैंने पूरे रूम में देखा लेकिन वह मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। अपनी नानी की बात सुन लवी ने अपने सिर पर मारते हुए कहा, अरे नानी, मम्मा अगर रूम में नहीं है तो पूल एरिया में होगी ना? नियति जी ने लवी को देख कहा, पूल एरिया? मुझे तो इस मेंशन में पूल कहीं नहीं दिखाई, तो अंबिका किस पूल एरिया में है? लवी ने फिर से अपने सिर पर मार कर कहा, अरे नानी, पूल एरिया मेंशन में नहीं बल्कि यही इस रूम में ही है। आपको नहीं पता? चलो मैं आपको वहां लेकर चलती हूँ। ये बोल उसने नियति जी का हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर रूम के दूसरी साइड स्लाइडिंग डोर के सामने आ गई। जैसे ही लवी ने डोर से कर्टन हटाए तो नियति जी अंदर से ही स्विमिंग पूल को देख हैरान थी। उन्हें लगा नहीं था
कि ऊपर इतना बाद स्विमिंग पूल होगा जहाँ का नाराजा वाकई देखने लायक था। ये नज़ारा देख उनके दिल को एक सुकून भी मिला कि अदीब से अपनी बेटी की शादी करवाना उनके पति का ये फैसला वाकई बिल्कुल सही था। असल में अंबिका के डैड हमेशा से ही चाहते थे कि अंबिका की शादी अदीब से हो, लेकिन नियति जी हमेशा से ही उनके इस फैसले के खिलाफ थी। और नियति जी ही नहीं बल्कि उनकी सास यानी अंबिका की दादी निर्मला जी भी इसके खिलाफ थी, जिसकी वजह अदीब के नाम में एक गैंगस्टर शामिल होना था और इसकी वजह उनका अपने पति को खो देना था। और अब वह नहीं चाहती थी कि अंबिका भी उनके जैसा कुछ फेस करे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे के इस फैसले को बिल्कुल नकार दिया। आखिरकार जब करण जी ने अंबिका और अदीब की शादी के लिए वो लेटर लिखा, तब भी नियति जी ने इस बात का बहुत विरोध किया। और जब इसके पीछे की असल वजह उन्हें पता चली तब उन्होंने किसी तरह खुद को समझा तो लिया, लेकिन उनका मन तब भी इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन अब अदीब का अंबिका के लिए इतना प्यार और इस मेंशन को अंबिका का नाम देना कहीं न कहीं नियति जी के दिल को सुकून दे रहा था। उन्होंने अपनी आंखों में आई नमी को साफ किया और स्लाइडिंग डोर खोल पूल साइड आ गई। डोर की आवाज सुन अंबिका, जो वहां रखी चेयर पर बैठी नीले आसमान को देख रही थी, उसने पीछे मुड़कर देखा तो नियति जी उसके पीछे खड़ी हुई थी। अंबिका अपनी मॉम को देख चेयर से उठते हुए बोली, मॉम आप यहाँ, अगर कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। अंबिका की बात पर नियति जी ने मुस्कुराते हुए उसके बालों पर हाथ फेर कर कहा, वही तो करने आई हूँ, तुम्हें बुलाने। अंबिका ने अपनी मॉम की ओर नासमझी से देखा। बुलाने नियति जी? हाँ, आज मेरी बेटी की शादी है और कल तो वह अपने घर चली जाएगी, इसलिए आखिरी बार अपनी बेटी के साथ एक माँ के पूरे हक से उसे अपने हाथों से खान खिलाना चाहती हूँ। अपनी मॉम की बात पर अंबिका ने मुस्कुराकर अपनी मॉम के गले लगा कर बोली, मॉम मैं आपकी बेटी हूँ और आप मेरी मॉम हमेशा रहेंगी। ये बात मुझे बताने की जरूरत नहीं है और मेरा जब मन करेगा आपके हाथों से खाना खाने का, मैं तब आपके पास चली आऊंगी और आप मुझे मना नहीं करेंगी। वही अंबिका की बात सुन लवी, जो कब से अपनी मॉम को उनकी मॉम से बातें करते देख रही थी, जिसके लिए दोनों ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था, अपनी कमर पर हाथ रख बोली, अच्छा जी, मतलब आपने पूरा प्लान कर लिया कि आप मुझे मेरे भैयू और डैड के साथ छोड़कर अपनी मॉम के पास जाएगी और हम यहाँ सेफ के हाथ का खाना खाए। लवी की ऐसी बातें सुन अंबिका ने उसके एक गला को पिंच कर कहा, अच्छा तो महीने में एक बार संडे को मैं तुम्हारे डैड, तुम्हें और तुम्हारे भैयू को भी लेकर आऊंगी। जिस पर लवी ने कहा, और आप रोज आएगी? वाह जी वाह, हमें क्या पागल समझा है, मैं तो अब से नानी के पास ही रहूंगी और आप रहना डैड के पास। उसकी इतनी प्यारी बातें सुन दोनों हंस दी और नीचे जाने के लिए रूम से बाहर आई। वही रीना जी ने माहिरा को खुद से अलग कर दोनों ने अपने आंसू साफ किए। रीना जी ने कहा, चलो अब नीचे, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। दोनों माँ बेटी मुस्कुराई और अपने रूम से बाहर निकल गई। वही शुभी के रूम में अगस्त्य अपनी माँ और बहन के आंसू पोंछते हुए बोला, अरे दी, आप इतना रोएंगी तो आपकी आंखें सूजकर लाल हो जाएगी, और अगर ये ला हो गई तो आपका मेकअप कितना बेकार लगेगा और आपकी आंखें वह तो सबसे अलग ही दिखाई देंगी, सूजी हुई और लाल। मुझे तो सोचकर ही हंसी आ रही है। चलो मेरी छोड़ो मेरे जीजू, जरा उनके बारे में तो सोचो, वह कहीं आपको देखकर डर ना जाए। बेचारे मेरे जीजू। अपने भाई की बात सुन शुभी, जो अभी तक रो रही थी, वो चुप हो गई और अगस्त्य का मारने उसके पीछे भागी। दोनों भाई बहन की मस्ती देख कंचन जी ने हंसते हुए कहा, अरे आराम से। फिर कुछ सोचकर बोली, भगवान मेरी बच्ची हमेशा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे, बहुत अच्छा परिवार दिया है आपने मेरी बेटी को, और अमन इन दोनों पर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। ये बोल वह भी रूम से बाहर निकल गई। वही स्वकीर्ति, जिसे अभी आकर कीर्ति जी ने ही आकर जगाया था, जागते के साथ ही वह वॉशरूम में चली गई। कीर्ति जी ने अभी तक अपनी बेटी को कुछ नहीं कहा, बस लंच करने के लिए ही कहा, क्योंकि वह जानती थी कि उनकी एक बात उनकी बेटी को फिर से रुला देगी। पहले ही बहुत मुश्किल से सभी ने मिलकर उसे शांत किया था और अब फिर से रोई तो उसकी तबीयत भी बिगड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही सही समझा। कुछ देर में स्वकीर्ति के बाहर आए ही कीर्ति जी उसे अपने साथ ले बाहर आ गई। वही दिव्या अपनी मॉम की आंखों से आंसू साफ करते हुए बोली, ओहो मॉम, आप तो ऐसे रो रहा है जैसे मैं शादी कर ससुराल नहीं किसी दूसरे ग्रह पर जा रही हूँ। वैसे आप फिक्र मत कीजिए, मैं रोज आपसे मिलने आया करूंगी।
फिर आप ही कहेंगी कि मैंने बेकार ही इस लड़की के लिए अपने आंसू बहाए। ये आवाज एक साथ कई लोगों की थी, जिसे सुन दिव्या और उसकी मॉम की नज़र दरवाजे पर जा टिकी, जहां इस समय माहिरा, अंबिका, स्वकीर्ति, अगस्त्य और माया खड़े हुए थे। असल में माया दिव्या को लेने आई थी और तभी शायद अंबिका ने लिफ्ट का बटन प्रेस किया तो माया, जो उसमें नीचे से ऊपर आ रही थी, वह सीधा 4th फ्लोर पर पहुंच गई। माया ने उसे बताया कि वह दिव्या को लेने आई थी। ये सुन अंबिका भी उसके साथ 2nd फ्लोर पर आ गई। जब वह वहां आई तो माहिरा, रीना जी, स्वकीर्ति, कीर्ति जी और शुभी कंचन जी के साथ लिफ्ट के सामने ही खड़े थे। कीर्ति, नियति, कंचन रीना जी के साथ नीचे चले गए, लेकिन जाते जाते कीर्ति जी ने अपनी आंखों से अंबिका को इशारा किया कि वह स्वकीर्ति का ध्यान रखे, कहीं वह फिर से रोने ना लगे। कीर्ति जी का इशारा समझ अंबिका ने उन्हें इशारे से कहा कि वह फिक्र न करे, वो सब है स्वकीर्ति के साथ संभाल लेंगे। और अंबिका, माहिरा, शुभी, स्वकीर्ति और माया दिव्या को लेने यहां आ गई। लेकिन यहां आते ही उन्होंने दिव्या की अपनी मॉम से कही बात सुन ली, जिससे सभी को हंसी आ गई। सभी को एक साथ वहां देख दिव्या ने हैरानी से कहा, तुम सब एक साथ? और मैंने गलत क्या कहा? शादी हो रही है? लुक एट दिस यार, ये सब क्या है? तब से रोए जा रही है, सुबह भी रो रही थी। अरे इन्हें कोई समझाए कि हम अपने पति के घर जा रहे हैं। हमारे पति नहीं आ रहे अपने ससुराल, जो आप इतना रो रहे हैं। अब चलो यार, बहुत भूख लगी है, फिर तैयार भी होना है, नहीं तो राज डर जाएगा। दिव्या को इतना नॉर्मल बिहेव करते देख स्वकीर्ति, जो अभी तक कहीं खोई और उदास थी, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और सभी लड़कियां हंसती मुस्कुराते हुए नीचे आई। सभी ने अपनी बेटियों को अपने हाथों से खाना खिलाया। उसके बाद दादाजी कीर्ति बड़ी दादी के साथ सिंघानिया पैलेस के लिए निकल गए। यहाँ सोमित जी दादी के साथ रुके, क्योंकि शाम को सबको यही आना था, इसलिए सोमित जी अपनी बेटी के साथ ही रुके। तभी सोमित जी ने स्वकीर्ति का हाथ पकड़ा और उसे लेकर मेंशन के बाहर बने गार्डन में आए। उन्होंने स्वकीर्ति को गार्डन में रखी चेयर पर बिठाया और खुद उसके सामने वाली चेयर पर बैठ अपनी बेटी के चेहरे को देखने लगे, जो अब फिर से मुरझा गया था। सोमित जी ने स्वकीर्ति के चेहरे को देखते हुए कहा, बेटा क्या कोई बात है जो मेरे बच्चे को परेशान कर रही है? अपने डैड की बात सुन स्वकीर्ति ने अपने डैड को देखा, फिर बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर बैठ गई। सोमित जी ने एक और बार कोशिश करते हुए कहा, बेटू मैं तुम्हारा डैड हूँ, मानता हूँ जब मेरे बच्चों को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैं अपने बच्चों के साथ नहीं था या उस लायक नहीं था कि एक बार अपने बच्चों को गले लगा कर ये भी कह पाता कि बेटा आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे डैड तुम्हारे साथ है। लेकिन तब नहीं था, तो अब मैंने सोचा जो केयर जो प्यार मैं अपने बच्चों को तब नहीं दे सका वो अब दूंगा। लेकिन एज मेंशन सोमित जी का लेकिन सुन स्वकीर्ति ने अपना सिर उठा अपने डैड को देखा, जो अब चुप हो गए थे। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, अब चाहे मैं अपने बच्चों के साथ अपनी जिंदगी वह जिंदगी जीना चाहता हूँ, अपने बच्चों के साथ उनके हर दुख हर सुख में रहना चाहता हूँ। लेकिन मैं ये भूल गया था कि अब मेरे बच्चे नहीं रहे, वह अब बड़े हो चुके हैं, अपना ख्याल खुद रखना जानते हैं। ये बोल वह फिर से चुप हो गए। तभी स्वकीर्ति ने अपना हाथ सुमित जी के हाथ पर रख कर कहा, ऐसा नहीं है डैड, बस मैं अपनी प्रॉब्लम बता आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। स्वकीर्ति की बात सुन सुमित जी ने अपना हाथ उसके हाथों से अलग कर थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, परेशान तो मेरी बेटी को लगता है कि वह अपनी प्रॉब्लम अगर अपने डैड को बताएगी तो उसके डैड परेशान हो जाएंगे। स्वकीर्ति अपना सिर झुकाकर बोली, सॉरी डैड। सुमित जी ने उसके बालों पर हाथ फेर कर कहा, अब बताओ बात क्या है, तुम इतनी चुप क्यों हो? फिर कुछ सोच कर तुम इस शादी से खुश तो हो न, तुम किसी प्रेशर में तो ये शादी नहीं कर रही। बेटा अगर तुम हमारे लिए ये शादी कर रही हो तो मत करो। ये सच है कि अयान अच्छा लड़का है, पर हम तुम्हारी मर्जी के बिना ये शादी कभी नहीं करेंगे। अगर ऐसी कोई बात है तो हम जब तुम चाहोगी जिससे चाहोगी उससे तुम्हारी शादी करेंगे। ऐसा है तो मैं अभी अयान के मोम डैड से बात करता हूँ, वे लोग बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे फैसले की रिस्पेक्ट करेंगे। अपने डैड की ऐसी बातें सुन स्वकीर्ति ने उन्हें शांत करते हुए कहा, डैड ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ये बोल स्वकीर्ति ने उनका हाथ अपने हाथ में ले कहा, डैड अयान बहुत अच्छा है। इनफैक्ट उसने अपने पास्ट को भुला मुझे एक्सेप्ट किया है और मुझे भी अयान पसंद है। ये बात बोलते समय स्वकीर्ति ने अपना सिर नीचे झुका लिया, फिर उसी तरह बोली, डैड मेरी उदासी की वजह ये शादी नहीं भी है और है भी। सोमित जी स्वकीर्ति का दो टूक जवाब सुन न समझी से उसे देखे। स्वकीर्ति ने अपने डैड को ऐसे देख जल्दी से कहा, डैड मतलब ये है मेरी शादी इतनी जल्दी होना ये मेरी उदासी की वजह है। देखिए ना, मुझे अभी ही तो अपनी फैमिली मिली है, दादी दादू डैड भाई भाभी, और मैं ज्यादा टाइम उनके साथ रह भी न सकी, सिर्फ 4 महीने, और आप सबने इतनी जल्दी मेरी शादी करने का फैसला कर लिया। मुझे ये शादी नहीं करनी थी। फिर खुद को करेक्ट कर कहा, मतलब करनी थी, लेकिन अभी नहीं, अभी तो 4-5 साल मुझे तो आपके साथ रहकर अपना बचपन जीना था, दादी की गोद में सिर रख सोना था, बड़ी दादी से अपने सिर की ऑयल मसाज करवानी थी, अदीप भाई का प्यार और रियांश भाई के साथ शैतानियां करनी थी, और दादू के साथ घर के सब लोगों पर हुक्म चलाना और आपकी प्रिंसेस बनकर रहना था। लेकिन देखिए ना, आप सब ने मुझे इतनी जल्दी भगाने का इंतजाम कर दिया। लेकिन मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ, आप सबको अभी मेरा कर्जा चुकाना है, मैं रोज आया करूंगी आपको परेशान करने। अपने आखिरी शब्द बोलते हुए स्वकीर्ति का गला रुंध गया और वो अपने डैड के सीने से लग फफक कर रोने लगी। अपनी बेटी की बातें सोमित जी की आंखों में भी आंसू ले आई। वही अपने डैड के साथ खड़ी बाकी लड़कियों की आंखें भी नम थी। करण जी ने आप एक हाथ अंबिका और दूसरा शुभी के सिर पर रख दोनों को अपने सीने से लगाया, क्योंकि शुभी भी तो उनके लिए अंबिका की तरह ही थी। कुछ देर बाद दादी ने वहां आकर हॉल में लगी दीवार घड़ी की ओर देखा जो दोपहर के 3 बजा रही थी। दादी ने सभी कहा, अब बस भी करो, लड़कियों को तैयार भी होना है और हम सबको अभी बहुत से काम देखने हैं। ये बोल उन्होंने लड़कियों को उनके रूम में भेज दिया और लेडीज अपने बाकी के काम निपटाने लगी। वही जेंट्स भी अपने हिस्से के काम देखने लगे। सभी कुछ न काम में लगे हुए थे। वही सिंघानिया पैलेस, जहां अदीप दादाजी के रूम में उनके साथ बैठा दादाजी की बातें सुन रहा था। दादाजी, तुमने सब ठीक से तो कर दिया ना? अदीप, हाँ दादू, आप चिंता ना करें, सब वैसा ही है जैसा हमने सोचा है। एज मेंशन की सिक्योरिटी मैंने पहले ही टाइट कर दी है, एक भी गेस्ट बिना सिक्योरिटी चेक अंदर नहीं जाएगा। सभी को अच्छे से चेक करने के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा। अदीप की बात सुन दादाजी ने उसे जाकर तैयार होने को कहा। अदीप हाँ बोल वहां से निकल गया। 3 घंटे बाद हमारे सभी दूल्हे तैयार हो अपने रूम के बाहर खड़े हुए थे। सभी आज एक से बढ़कर एक लग रहे थे। अदीप ने ऑफ व्हाइट कपड़े पर हल्के येलो और रेड कलर के धागे से खूबसूरत कारीगरी की गई थी, जिसे छोटे डायमंड से सजाया गया था। शेरवानी के साथ सिल्क ऑफ व्हाइट धोती, जिसके किनारे पर रेड और येलो धागे से डिजाइनिंग की गई थी, जिसका दुपट्टा लाइट येलो और रेड के कॉम्बिनेशन में था, और सिर पर ऑफ व्हाइट फेटा जिस पर खूबसूरत मोहर जो एक 3 लड़ी की चेन जिसमें कुंदन का डिजाइन था। उन पर कई छोटे व्हाइट डायमंड लगाए गए थे। सामने लगा बड़ा सा रेड डायमंड जो उस मोहर की खूबसूरती को बढ़ा रहा था। वही पैरों में गोल्डन राजवाड़ी जुतिया, वही रियांश मेरून शेरवानी जिस पर सिल्वर तारा की हाथ से कारीगरी की गई थी, जिसकी धोती सिल्क व्हाइट और ऊपर मेरून धागे से डिजाइन बना गोल्डन डायमंड जड़े गए थे, जिसका दुपट्टा मेरून जिस पर सिल्वर तार की कारीगरी थी, और सिर पर व्हाइट मेरून फेटा जिसमें एक बड़े रूबी डायमंड की मोहर सामने लगी थी। पैरों में राजवाड़ी सिल्वर जुतिया, वही राज जिसने ऑफ व्हाइट और गोल्डन के कॉम्बिनेशन की शेरवानी जिसकी पजामी चेरी रेड और उसका दुपट्टा रेड और गोल्डन, सिर पर पहना फेटा भी रेड गोल्डन ही था, जिस पर खूबसूरत मोहर जिसे मोर के डिजाइन में बनाया गया था। वही उसके पैरों में रेड पंजाबी जुतिया, वही अमन की शेरवानी का कलर व्हाइट था, उसने खुद को व्हाइट लुक दिया था। पैरों में गोल्डन व्हाइट जुतिया, वही अयान को अभी तक किसी ने नहीं देखा था। दादाजी ने कालिंदी आंटी को बोलकर लड़की वालों के यहाँ लेकर जाने वाली सभी चीजें गाड़ी में रखने को कहा, और आंटी ने सभी सर्वेंट को बोल सामान गाड़ी में रखवा दिया। दादी जी ने सभी को आवाज लगा चलने के लिए कहा। तभी दादाजी ने कीर्ति जी को आवाज लगाते हुए कहा, कीर्ति बेटा, क्या तुम अपने बेटों को शादी करने के लिए ऐसे ही भेजने वाली हो? तभी कीर्ति जी जल्दी से लिफ्ट से बाहर निकलते हुए बोली, रुकिए डैड, पहले मुझे मेरे बेटों की आरती तो करने दीजिए। दादाजी ने हाँ बोला और एक साइड हो गए।
तभी राज अमन की मोम भी कीर्ति जी के साथ थाली लिए आगे आई और उन्होंने अयान को वहां न देख कहा, अरे सीम जी वे कहा है। उनके इतना कहते ही सीमा जी ने बाहर से आते हुए कहा, हम यहाँ है संधान जी, असल में ये अयान का ससुराल है, तो यहाँ से उसकी बारात ले जाना हमें ठीक नहीं लगा, और भाई मेरा एक ही तो बेटा है और उसकी शादी भी हम यहाँ से करें ये ठीक नहीं है, इसलिए हम मल्होत्रा मिशन चले गए, क्योंकि शादी कर हमारी बहू को भी तो वही आना है, इसलिए वहां अपनी बहू के वेलकम की तैयारियां करने गए थे। अयान बाहर गाड़ी में है, आप सब भी जल्दी कीजिए। तभी सोमित जी जो अभी लिफ्ट से नीचे आए थे ने कहा, जो अपने बेटों के पास कुछ देर पहले आ गए थे, अरे कीर्ति जी आपके बेटे आपकी बहू लाने जा रहे हैं, ना कि जंग पर जो आप उनकी आरती कर रही है। सोमित जी की बात पर कीर्ति जी ने उन्हें घूरते हुए चुप रहने का इशारा किया। उन्हें ऐसे देख बाकी सब हंस दिए। कीर्ति जी ने राज और अमन की मोम के साथ मिलकर अपने बेटों की आरती की बदले में उनके बेटों ने अपनी अपनी मोम के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तभी सीमा जी ने उन्हें चेताते हुए कहा, साधन जी बच्चों के गले में कंठा क्यों नहीं है। सीमा जी की बात पर बड़ी दादी ने कहा, कंठा भाभी पहनाती है और अंबिका यहाँ नहीं है, इसलिए इन्हें मंडप में बिठाने से पहले अंबिका के पास भेज कंठा पहना देंगे, सीमा जी ने कहा। और अदीप को उनकी इस बात का जवाब दादी ने दे कहा, माहिरा है वह करेगी। सीमा जी ने मुस्कुरा कर हाँ बोला और सभी बाहर निकल गए तो उनकी नज़र सामने खड़ी 4 डेकोरेट गाड़ियों पर गई, जिसमें से सबसे आगे वाली में अदीप और दादाजी और ड्राइवर के बगल वाली सीट पर रविश दादाजी बैठे, वही रियांश के साथ बड़ी दादी सुमित जी कीर्ति और दादी के साथ दूसरी गाड़ी में पहले ही निकल गए, क्योंकि उन्हें वहां पहुंच अयान का वेलकम भी करना था, इसलिए वह आगे निकल गए। अमन के साथ उसके मोम डैड, वही राज के साथ उसके मोम और डैड। ऐसा नहीं था कि और गाड़ियां नहीं थी, लेकिन आज दुल्हों के साथ किसी का होना जरूरी था, इसलिए ऐसा किया गया था। अयान जो अपने डैड के साथ था, वही सीमा जी मान्या को ले पहले ही वहां से जा चुकी थी। वैसे तो सेफ्टी का ध्यान रख ज्यादा लोगों को शादी में नहीं बुलाया था, लेकिन कुछ खास थे, वह सीधा पार्टी वेन्यू पर ही आने वाले थे। वही एज मेंशन में अभी अलग ही माहौल बना हुआ था, सभी भागदौड़ में लगे थे क्योंकि बारात आने का टाइम हो गया था और अभी तक काम बाकी था। तभी नियति जी को जैसे अचानक कुछ याद आया हो और वह किचन से निकलकर लिफ्ट की ओर भागी। उन्हें ऐसे जाते देख करण जी ने उन्हें रोक कर कहा, अरे रुकिए रुकिए नियति जी, आप इतनी जल्दी में इस तरह कहाँ भागी जा रही है। नियति जी ने रुक कर कहा, अभी समय नहीं है, मुझे अंबिका को उसकी शादी का जोड़ा भी देना है। उनकी आखिरी बात सुन करण जी ने कहा, तो क्या अभी तक आपने अंबिका को उसकी शादी का जोड़ा नहीं दिया है? क्या करती है आप श्रीमती जी, जाइए जल्दी देकर आइए उसे उसके शादी जा जोड़ा, वह लोग 6 बजे निकालने वाले हैं वहां से। ये बोल करण जी गार्डन एरिया में आ गए। वही नियति जी जल्दी से लिफ्ट के बाहर आ अपने रूम की ओर भागी और रूम का दरवाजा खोल रूम में बनी कपबोर्ड के पास जल्दी से उसे अनलॉक किया। फिर कपबोर्ड के सबसे ऊपर वाले जगह से एक बैग निकला और उसे बेड पर रख उसे खोल। उसमें से एक येलो कलर का खूबसूरत सा सिफोन लहंगा, जिस पर हेड वर्क यानी सोने के तार से डिजाइन कर फ्लावर बनाए गए थे, जिन्हें रेड कलर के खूबसूरत डायमंड लगा, उसकी खूबसूरती को और बढ़ाया गया। दिखने में ये लहंगा पुराने डिजाइन का जरूर था, लेकिन उस पर किया गया काम बिल्कुल भी पुराना नहीं लग रहा था, उल्टा आज के टाइम में ऐसी कारीगरी मुश्किल ही देखने को मिलती थी। वक्त के साथ उसकी खूबसूरती ज्यादा निखर गई। नियति जी ने वह लहंगा लिया और उसके साथ रखी ज्वेलरी भी लेकर अपने रूम से निकल लिफ्ट की ओर बढ़ गई। जल्दी ही वह अंबिका के रूम के बाहर थी। उन्होंने कुछ हिचकिचाते हुए रूम का डोर नॉक किया। वही अंबिका, जिसे शायद अंदर मेकअप आर्टिस्ट तैयार कर रही थी, उसने अंदर आने के लिए कहा। नियति जी ने डोर ओपन किया और अंदर आ गई। अंदर आते ही उनकी नज़र मिरर के सामने चेयर पर बैठी अंबिका पर गई। अंबिका ने मेकअप आर्टिस्ट को रोक अपनी मोम की ओर देख कहा, मोम आप यहाँ? अंबिका की आवाज सुन नियति जी अपने होश में आई, जो अंबिका को देख किसी सोच में खो गई थी। इससे पहले कि नियति जी अंबिका को कोई जवाब देती, अंबिका ने नियति जी के हाथ में पकड़े हुए बैग को देखा और बोली, मोम इस बैग में क्या है? सिंघानिया पैलेस के सबसे आखिर के रूम में एक लड़का आईने के सामने खड़ा अपनी शेरवानी पे लगा ब्रोच ठीक करते हुए खुद से बोला, क्या बात है?
आज तो तुम बड़े हैंडसम लग रहे हो। आज तो लगता है पार्टी में आई सारी लड़कियां तुम पर मर मिटेंगी। तभी उसके पीछे से किसी की मजाक उड़ाने वाली हंसी गूंजी। उस लड़के ने मुड़कर सामने खड़े कार्तिक को घूरते हुए कहा, बिना किसी बात के तुम्हें कुछ ज्यादा हो हंसी नहीं आ रही है? उसके ये बोलने पर भी कार्तिक ने उसी तरह हंसते हुए कहा, ज्यादा बल्कि ये बोलो कि तुम खुद को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे रहे हो। अथर्व ने फिर से खुद की तारीफ करते हुए कहा, अब क्या ही करूं मैं हो इतना स्मार्ट। ये बोल वो इस बार कार्तिक को बिना कोई मौका दिए रूम से बाहर निकल गया। उसे ऐसे जाते देख कार्तिक भी उसके पीछे भागा। दोनों जब बाहर आए तब सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ चुके थे। अथर्व जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गया। जब कार्तिक ने उसके साथ आने की कोशिश की तो अथर्व ने उसे अपनी गाड़ी में आने का कहकर अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। ये देख कार्तिक ने उसकी जाती हुई गाड़ी को कोसते हुए कहा, साले तेरा कुछ चला जाता अगर तू मुझे भी अपने साथ ले चलता, कमीना कहीं का। ये बोल वो गुस्से से अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। वहीं दूसरी तरफ महिमा भी अपनी कार ले सिन्हा हाउस से निकल चुकी थी। उसने आज एक साड़ी कैरी की हुई थी क्योंकि उसे उस लड़के ने सुबह ही एमएसजी कर दिया था कि वह हैज मेंशन के बाहर उसे मिले। महिमा के लिए ये करना मुश्किल था कि जिस लड़के से उसने हद से ज्यादा प्यार किया, आज उसी की शादी जो किसी और से हो रही थी, वह उसकी शादी में जा उसे किसी और का होते हुए देखे, इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। लेकिन उसने जो कुछ भी किया था ये उसके लिए एक मौका था अपनी गलतियां सुधारने का, इसलिए उसे ये करना ही होगा। प्यार न सही पर अयान उसे उसकी गलतियों के लिए माफ भी कर देगा, यही उसके लिए बहुत था। यही सब सोच महिमा ने सुबह ही उस इंसान के दिए हुए फोन से उसे कॉल कर कहा कि वह उसका साथ देगी और बदल में उस इंसान ने काम खत्म होने पर महिमा को सही सलामत यहां से बाहर भेजने का प्रॉमिस भी किया। महिमा इन्हीं सब सोच में थी कि अचानक उसकी गाड़ी के सामने कोई आ गया। महिमा ने एकदम से ब्रेक लगाया जिससे वह कार के स्टीयरिंग से टकराते हुए बची, लेकिन जल्दी ही खुद को संभाल उसे कार के बाहर देखने की कोशिश की कि आखिर गाड़ी के सामने कौन है। जब उसे दिखाई नहीं दिया तो वह ये देखने की बाहर किसी को चोट तो नहीं आई है, कार से उतर गई और वहां का नजारा देख दंग रह गई। दूसरी तरफ अंबिका ने नियति जी के हाथ में पकड़े बैग को देख पूछा, मोम ये बैग इसमें क्या है? क्या आप मेरे लिए कुछ लाई है? अंबिका के कहे आखिरी शब्द सुन नियति जी ने जल्दी से अपना सिर हिलाया। हाँ इसमें, ये बोल उन्होंने आगे बढ़ बैग बेड पर रखा और उसकी चेन खोल उसमें रखा लहंगा बाहर निकाला। उस लहंगे को देख अंबिका ने न समझी में अपनी मोम से पूछा, मोम ये वह आगे कुछ कहती उससे पहले नियति जी ने कहा, लहंगा है मेरी बड़ी बहन का, वो चाहती थी कि इस लहंगे को उसकी बेटी अपनी शादी में पहने, लेकिन उसकी ये इच्छा उसके साथ ही चली गई। पर अब मैं चाहती हूँ कि ये लहंगा तुम पहनो क्योंकि मैं उसकी इच्छा तुम्हारे कारण पूरी करना चाहती हूँ। लेकिन अगर तुम इसे नहीं पहनना चाहती तो कोई बात नहीं, तुम अपना पसंद किया हुआ लहंगा ही पहनो। ये बोलते हुए नियति जी की आंखें नम थी और वे जैसे ही लहंगा वापस रखने को हुई तभी अंबिका ने जल्दी से हाथ बढ़ा लहंगा अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्यों नहीं पहनूंगी, इनफैक्ट ये आपको मुझे पहले ही देना चाहिए था। मोम कितना सुंदर है ये लहंगा और डिफरेंट भी, मैं तो ऐसा ही कुछ देख रही थी, पर मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि मुझे बड़ी मम्मा का ये लहंगा आपने ला कर दिया, इससे मुझे मेरी बड़ी मम्मा का आशीर्वाद मिलेगा, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू मोम। ये बोल अंबिका ने अपनी मोम को देख कहा, इसके साथ ज्वेलरी नहीं है? अंबिका के ये कहते ही नियति जी का ध्यान अंबिका के खिले हुए चेहरे से हट उसकी बात पर गया। उन्हें याद आया वे ज्वेलरी लाई थी। उन्होंने कहा, हाँ है न, इसकी ज्वेलरी भी है। ये बोल उन्होंने बैग से ज्वेलरी के कई सारे बॉक्स निकाल अंबिका की ओर बढ़ाए। तभी मेकअप आर्टिस्ट अंबिका को बुलाते हुए कहा, मैम आप जल्दी कीजिए, अभी आपको तैयार भी होना है, टाइम के हिसाब से बस 2 घंटे ही रह गए हैं। अंबिका ने हाँ बोला और लहंगे का ब्लाउज ले वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वह ब्लाउज पहनकर बाहर आई तो वो ब्लाउज उसे बिल्कुल फिट आ रहा था। उसे देख कोई नहीं बोल सकता था कि ब्लाउज अंबिका का नहीं है। खैर अंबिका चेयर पर आ बैठी और नियति जी वहां से चली गई। नीचे नियति जी सबसे पहले आर्य और लवी के रूम में जा उन दोनों को देखा, जहां आर्य खुद से तैयार हो सोफे पर बैठा अपने टैब में कुछ कर रहा था। वही लवी जो बेड पर अलथी पलथी मार सामने बेड पर पड़े अपने गौंग को घूर रही थी। नियति जी ने उसे जब ऐसे देखा तो बोली, लवी बेटा ये तुम अपने गौंग को इस तरह क्यों घूर रही हो जैसे वो खुद आकर तुम्हारे ऊपर पहन जाएगा?
लवी ने अपनी नानी की आवाज सुन अपना सिर उठा, उस ओर देखा और अफसोस करते हुए बोली, नानी काश ऐसा होता तो मुझे ऐसे बैठकर किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता। अब आप ही बताओ, मेरे डेड की बारात आने वाली है और उनका वेलकम करने के लिए मैं अभी तक तैयार ही नहीं हुई। नियति जी उसकी इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन बोली, अरे मेरी छोटी सी चिड़िया, इतना मत सोचा करो, इतना सा तो आपका कद है और उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी, बाप रे, चलो मैं आपको तैयार करती हूँ। ये बोल उन्होंने लवी को उठाए और उसे चेंजिंग रूम में ले गई।